So, very good evening to all of you. And in today's session, I'm going to discuss a very important topic of legal section. I can say that it is in news, and it is very important to understand the whole issue. The whole issue I'm talking about the offense of cruelty, which was there in IPC in section 498A and which is incorporated into the BNS also, section 85. So let's understand what the new Supreme Court judgment has uh, talked about section 498A and in the BNS Bharatiya Nyaya Samhita, the section number is 85. ठीक है, section number is 85 and definition is given under section 86. The offense, the punishment section, that is there in section 85, and the definition section is section 86. Earlier, the cruelty, the offense of cruelty, the crime of cruelty was there in section 498A. So let's start with the topic. So as you can read the heading, that Supreme Court recently in the case of शिवांगी बांसल वर्सेस साहिब बांसल, ठीक है, रिसेंटली एक केस आया और केस का नाम लिख सकते हैं आप शिवांगी बांसल वर्सेस साहिब बांसल In this case, particularly this case relates to section 498A, 498A cruelty. तो प्यारे बच्चों, जो क्रुएलिटी का ऑफेंस है ना, वो एक वाइफ फीमेल के अगेंस्ट, ठीक है, जो मैरिड है, एक वाइफ के अगेंस्ट कमिट हो सकता है और हस्बैंड के अगेंस्ट नहीं कमिट हो सकता. मींस दिस रिलीफ जो है, क्राइम जो है ये 498 का, इट इज ओनली वुमेन सेंट्रिक है. मेल के अगेंस्ट क्रुएलिटी के केसेस आज के टाइम पे तो हम बहुत देखने को मिलते हैं हमें, बट फॉर मेल्स, मेल हस्बैंड, अगर मैं हस्बैंड की बात करूं, सो देर इज नो स्पेसिफिक पर्टिकुलर सेक्शन with which deals with cruelty against men के लिए जो cruelty का सेक्शन एज सच कोई नहीं है हमारे पास. फीमेल्स के लिए हमारे पास क्रुएलिटी का सेक्शन 498A था और जो कि 2013 के अंदर ऐड किया गया था, क्योंकि उस टाइम पे हमारे समाज के अंदर डॉरी डॉरी से रिलेटेड जो हरासमेंट थी, डॉरी क्रुएलिटी जो थी, और जो फिजिकल हरासमेंट के, असॉल्ट के केसेस बहुत हमारी सोसाइटी को देखने में मिल रहे थे. तो हमारी पार्लियामेंट ने अराउंड 2013 या इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो 498A को ऐड किया गया था, क्रुएलिटी को ऐड किया गया था. क्रुएलिटी जो है, इसकी अगर हम डेफिनेशन पढ़ें, पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं कि व्हाट इज क्रुएलिटी. तो प्रेजेंट सेक्शन जो है, वो सेक्शन 85 जो है क्रुएलिटी का, वो कहता है, सेक्शन नंबर 85 है, वो कहता है whoever being the husband, ठीक है, जो भी हस्बैंड है, और द रिलेटिव ऑफ द हस्बैंड. तो हस्बैंड के रिलेटिव कौन हो गए? हस्बैंड के मदर, फादर, हस्बैंड का ब्रदर, हस्बैंड की सिस्टर. तो हस्बैंड या हस्बैंड के रिलेटिव्स, ठीक है, लिखा है द रिलेटिव्स ऑफ द हस्बैंड ऑफ अ वुमन, है ना, हस्बैंड किसका? एक वुमेन का हस्बैंड और उस हस्बैंड के रिलेटिव्स. when whoever being the husband, अगर हस्बैंड या हस्बैंड के रिलेटिव्स subjects such women to cruelty, अगर वो अपनी पत्नी को या अपनी अगर उसके रिलेटिव्स हैं, तो वो उनकी डॉटर इन लॉ लगी, तो अपनी डॉटर इन लॉ के साथ अगर क्रुएलिटी करते हैं, तो वो हस्बैंड या वो रिलेटिव्स शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 3 years. 3 years के लिए पनिशमेंट दे रखी है, एंड शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन. तो एंड है वर्ड, ठीक है, तो पनिशमेंट भी मिलेगी एंड फाइन भी लगाया जाएगा उनके ऊपर. तो ये तो हो गया हमारा पनिशमेंट सेक्शन, ठीक है. और हम अब देखते हैं कि व्हाट इज क्रुएलिटी. ये तो हमें पता चल गया कि अगर एक हस्बैंड, एक पति अपनी पत्नी के ऊपर क्रुएलिटी करेगा, बट आज के टाइम पे तो जो हमारी सोसाइटी है, सोसाइटी के अंदर मेन के अगेंस्ट जो है क्रुएलिटी के केसेस बहुत आ रहे हैं, बट
अनफॉर्चुनेटली वी डोंट हैव एनी स्पेसिफिक सेक्शन। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि अगर उनको फिजिकली मारा गया किसी मेल को, तो वो हर्ट के लिए हमारे पास एक सेक्शन है, हम कह सकते हैं कि उसके साथ हर्ट हुआ है। और या फिर उसको मतलब उसकी कोई ग्रीवियस हर्ट कर दिया है, उसकी बॉडी की कोई बोन ब्रेक कर दी है, या टूथ जो है उसका ब्रेक कर दिया है, या फिर वो 20 डेज तक अपना नॉर्मल रूटीन फॉलो नहीं कर सकता, इतना मारा उसको, तो हम कह सकते हैं कि ग्रीवियस हर्ट हुआ है। बट जैसे क्रुएलिटी एक स्पेसिफिक सेक्शन बनाया है, तो मेल्स के लिए नहीं है। अब हम देखते हैं कि हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ कह रहे हैं कि अगर क्रुएलिटी करेगा, या हस्बैंड के रिलेटिव्स अगर उसके साथ क्रुएलिटी करेंगे, तो उनको 3 साल की सजा होगी। और इन्होंने क्रुएलिटी को डिफाइन किया है सेक्शन 86 के अंदर। 86 के अंदर अगर हम देखें, फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 85 क्रुएलिटी मीन्स, तो सेक्शन 86 कहता है क्रुएलिटी मीन्स क्या है? क्रुएलिटी एनी विलफुल कंडक्ट, कोई भी विलफुल, विलफुल मतलब इंटेंशनली नॉलेज के साथ कोई भी ऐसा कंडक्ट किया हो विच इज ऑफ सच अ नेचर, वो इस नेचर का है एज इज लाइकली टू ड्राइव द वुमेन टू कमिट सुसाइड। मतलब उस वुमेन के साथ कुछ ऐसा कंडक्ट किया कि वो वुमेन जो है मजबूर हो गई आत्महत्या करने के लिए, तो वो भी क्रुएलिटी मानी जाएगी। ठीक है, विच इज लाइकली, ऐसा नहीं लिखा है कि उसने आत्महत्या कर ही ली हो। अगर उसने सुसाइड कर ही लिया होगा, तो फिर वो तो अबेटमेंट टू सुसाइड बन जाएगा, वो तो एक अलग से बन जाएगा ना, अबेटमेंट टू सुसाइड। अबेटमेंट टू सुसाइड, अबेटमेंट टू सुसाइड का भी लगेगा। और अगर उसने जो है उसके अलावा फिर फैक्ट्स, फैक्ट्स के अकॉर्डिंग चेक करना पड़ेगा कि अगर उसको किसी ने खुद मारा तो कल्पेबल होमिसाइड या मर्डर, वो अलग से देखेंगे। बट अगर उसने आत्महत्या कर ली तो इट इज अबेटमेंट टू सुसाइड। जबकि यहाँ पर कह रहे हैं कि कोई ऐसा कंडक्ट विच इज ऑफ सच अ नेचर एज इज लाइकली टू ड्राइव द वुमेन टू कमिट सुसाइड, मतलब उसके साथ इस तरीके का व्यवहार किया जाता है कि पॉसिबिलिटी है कि एक कोई भी इंसान बोलेगा कि यार इससे अच्छा तो मैं मर जाऊं, ऐसा कोई कंडक्ट। अब जैसे उसको रोज मारना, वाइफ को रोज मारना, तो ऐसा कोई फिजिकल असॉल्ट उसके ऊपर करना, या उसको खाना ना देना, या उसको टॉन्ट मारना, मे बी ऐसे ऐसे टॉन्ट मारना, ऐसी ऐसी बातें बोलना कि उसके लिए टॉर्चर सहन करना मुश्किल हो गया है, विच इज लाइकली कि वुमेन जो है ऐसे कंडक्ट जो उसके साथ किया जा रहा है कि देर इज अ पॉसिबिलिटी दैट वुमेन मे कमिट सुसाइड, तो ऐसा कोई कंडक्ट करना। और या फिर कोई ऐसा कंडक्ट करना विच कॉज ग्रेव इंजरी। अब ग्रेव इंजरी तो हो गया मारना, फिजिकल बीटिंग, ठीक है, ग्रेव इंजरी हो जाए उसको, कोई गरम गरम चीज लगा दी उसको वाइफ को या वट एवर, तो यहाँ पर लिखा है ग्रेव इंजरी, ग्रेव गंभीर इंजरी, सीरियस काइंड ऑफ इंजरी, ठीक है, सीरियस काइंड ऑफ इंजरी। और लिखा है डेंजर टू लाइफ, ऐसा कोई एक्ट करना जिससे उसकी लाइफ को खतरा है, उसकी लाइफ को खतरा है, कोई मतलब उसको खाना ही नहीं दिया, 10 दिन खाना ही नहीं दिया, तो ऐसा कोई कंडक्ट विच इज डेंजरस टू हिज लाइफ, उसकी लाइफ के लिए, या उसके लिम्ब, लिम्ब मतलब हाथ पैर, कोई ऐसा काम करना कि उसका हाथ पैर जो है उसके लिए वो चीज डेंजरस है, उसका हाथ पैर खराब हो सकता है। और या फिर कोई ऐसी चीज करना जो उसके हेल्थ के लिए बहुत ही डेंजरस है। हेल्थ कौन सी? मेंटल या फिजिकल? मैं आज के टाइम पे तो सबसे ज्यादा मेंटल क्रुएलिटी के केसेस आते हैं कि जी मेरे को ताने मारते हैं, जी मेरे से काम करवाते हैं, जी मेरे को घर का काम करने के लिए बोलते हैं, जबकि हमारे पास कोर्ट्स की जजमेंट्स हैं ऐसी ऐसी जिसमें कोर्ट ने बोला कि घर का काम करने के लिए अगर वाइफ को कहा जाता है तो दैट इज नॉट क्रुएलिटी। बट मतलब इसके अंदर फिजिकल क्रुएलिटी एज वेल एज मेंटल क्रुएलिटी दोनों कवर्ड हैं। कभी सास ने ताना मार दिया कि बच्चे को लेकर ताना मार दिए कि तू तेरा बेटा नहीं पैदा कर सकती, वट एवर, ऐसे कोई भी फिजिकल या मेंटल जो है आप कोई भी ऐसा कंडक्ट करते हो जिससे उसकी फिजिकल हेल्थ या मेंटल हेल्थ जो इफेक्ट हो सकती है ऑफ द वुमेन, तो इसको हम कहेंगे कि उस वुमेन के साथ क्रुएलिटी की गई है। ठीक है, उस वुमेन के साथ क्रुएलिटी की गई है। और क्रुएलिटी का सेक्शन क्या कहता है? और या फिर क्रुएलिटी कैसे हो सकती है? और हरासमेंट ऑफ द वुमेन वेयर सच हरासमेंट इज विद व्यू। तो अब आप यहाँ पर बी क्लॉज जो कह रहा है कि वुमेन की हरासमेंट की जा रही है, उसको तंग परेशान किया जा रहा है, चाहे फिजिकल असॉल्ट नहीं कर रहे, बट उसको हरास किया जा रहा है, उसको तंग परेशान किया जा रहा है। वेयर सच हरासमेंट इज विद अ व्यू मीन्स विद अ पर्पस। पर्पस क्या है उसको हरास करने का? पर्पस है टू फोर्सिंग हर, उसको मजबूर करना, वुमेन को, या फिर एनी पर्सन रिलेटेड टू द वुमेन, या वुमेन से संबंधित किसी पर्सन को मजबूर करना, उसके पिताजी को मजबूर करना, उसके भाई को मजबूर कर देना, या वुमेन को मजबूर करना, उसको हरास किया जा रहा है ताकि वो मजबूर हो जाएं, किस पर्पस के लिए? टू मीट एनी अनलॉफुल डिमांड। तो वो पैसों की डिमांड रखता है कि भाई मुझे इतने गाड़ी चाहिए, मुझे पैसे चाहिए,
वट एवर अनलॉफुल डिमांड अगर वो रखता है, उसके लिए वो उसको तंग परेशान करता है, हरास करता है, और उसका सीधा सा मेन पर्पस है कि ही वांट्स टू ही इज आस्किंग फॉर सम अनलॉफुल डिमांड, कोई अनलॉफुल डिमांड है उनकी, और वो डिमांड किससे कनेक्टेड है, या तो वो कोई प्रॉपर्टी मांग रहा है, और या फिर कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी मांग रहा है। वैल्यूएबल सिक्योरिटी कुछ भी हो सकता है, एफडी वगैरह या वट एवर, ठीक है, एनी प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी, और इज ऑन अकाउंट ऑफ फेलियर बाय हर, और क्योंकि वो उसकी डिमांड पूरी नहीं हुई, और एनी पर्सन रिलेटेड टू हर ऑन द फेलियर टू मीट दैट डिमांड, ठीक है, एंड सच डिमांड, तो उसको हरास किया जा रहा है, ठीक है। या तो उसने पहले डिमांड की होगी और डिमांड पूरी ना होने की वजह से हरासमेंट कर रहा है, या वो हरासमेंट कर रहा है इसी पर्पस के लिए ताकि वो उससे कोई अनलॉफुल डिमांड ऑफ प्रॉपर्टी या एनी वैल्यूएबल सिक्योरिटी, सपोज करो कि वो वाइफ जो है ना वो वर्किंग है एंड शी इज अर्निंग 2 लाख रुपीज पर मंथ, एंड द हस्बैंड सेज कि यू गिव मी योर होल सैलरी, आई वांट योर होल सैलरी, and she is not willing to give whole salary. She is saying that I am independent, you are working, so I will keep my salary with myself. I need to have financial freedom also. But the husband, he जो है harasses the wife, and उसने जो है रात को उसको अंदर से गेट बंद कर लिया और घर के अंदर ही नहीं आने दिया, घर के अंदर ही नहीं आने दिया। वो बेचारी सारी रात बाहर वेट करती रही, बेल बजाती रही बाहर। तो ये क्या है, ये क्रुएलिटी है, ये हरासमेंट है, ठीक है। और उससे बात करना बंद कर दिया कि मैं तुमसे बात ही नहीं करूंगा। या फिर जो मैरिटल रिलेशंस होते हैं एक हस्बैंड और वाइफ के बीच में, वो मैरिटल रिलेशंस बनाने से मना कर दिया, सो दैट इज मेंटल क्रुएलिटी। मेंटल क्रुएलिटी इज वेरी ब्रॉड थिंग। मेंटल क्रुएलिटी में आपको बहुत सी नेम कॉलिंग, नेम कॉलिंग इज ऑल्सो मेंटल क्रुएलिटी, कि भाई किसी को लोगों के सामने ऐसे नाम से बुलाना। जैसे एक मैंने केस देखा था जहाँ पर वाइफ अपने हस्बैंड को गुलाब जामुन करके ऐसे बुलाती थी, क्योंकि उसका जो स्किन थी वो डार्क थी। तो इस तरह वो तो चलो हस्बैंड को बुलाती थी ना, ये तो सिर्फ वाइफ के लिए है। वाइफ के अगेंस्ट अगर ये सब चीजें होंगी तो हस्बैंड या उसके रिलेटिव्स जो हैं उनको 3 साल तक की सजा हो सकती है। जो क्लॉज बी है, ये क्लॉज बी मोर पर्टिकुलरली इट इज विद रिगार्ड टू सम अनलॉफुल डिमांड, उसके लिए वो हरास कर रहे हैं। जरूरी नहीं कि डॉरी डॉरी रिलेटेड डिमांड हो, आप इसको डॉरी से कनेक्ट मत करना कि शादी के बाद डॉरी नहीं लेके आई। ये कोई भी डॉरी से कनेक्टेड ना भी हो, बट ही इज आस्किंग फॉर प्रॉपर्टी। जैसे मैंने अब सैलरी की एग्जांपल दे दी आपको, तो डॉरी रिलेटेड डिमांड भी अगर करेंगे ना, वो भी यहाँ पर फॉल कर जाएगी, क्योंकि है तो वो अनलॉफुल डिमांड। और अगर डॉरी रिलेटेड नहीं भी है, विदाउट एनी कनेक्शन टू डॉरी, अगर फिर भी वो कोई अनलॉफुल डिमांड करता है, वो भी यहाँ फॉल करेगा। क्लॉज ए के अंदर जो है दे आर मोर पर्टिकुलरली टॉकिंग अबाउट सम सच कंडक्ट्स, जो आप कह सकते हैं कि फिजिकल बीटिंग एंड सॉल्ट, मेंटल हैरेसमेंट और फिजिकल हैरेसमेंट, और टॉन्ट्स वगैरह मारना, ताने कर, उसको हर बार ताने मारते रहना, उसको ऐसा एहसास कराना कि यू आर वर्थलेस। सो ये जो है मेंटल क्रुएलिटी के अंदर फॉल करेगा। तो ये सेक्शन हमारा 498 ए जो है, ये समाज के अंदर जो वुमेन के अगेंस्ट वायलेंस हो रही थी, जो वुमेन के अगेंस्ट इनजस्टिस हो रहा था, उसको रोकने के पर्पस के लिए ये 498 ए ऐड किया गया था। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम, इफ यू टॉक अबाउट टुडेस टाइम, this law has been misused a lot. There is a blatant misuse of this law. अब क्या होता है कि जब शादी होती है वाइफ के साथ, अगर थोड़ी सी तू तू मैं मैं, तो हर हर परिवार में होती है तू तू मैं मैं, थोड़ी बहुत तो नोक झोंक होती है लाइफ में। तो जरा सा भी कुछ उसकी डिमांड ना, मान लो डिमांड ही नहीं उसकी कोई पूरी हुई, वैसे ही जेन्युइन डिमांड उसने वाइफ ने कोई की, तो इसका मिसयूज करना शुरू कर दिया वुमेन वुमेन ने, इनका मिसयूज करना शुरू कर दिया। ब्लेटेंट मिसयूज जो है, वाइफ हस्बैंड के ऊपर एलिगेशंस लगाना कि इसने मुझे जबरदस्ती अबॉर्शन करवाया मेरा, तो ऐसे एलिगेशंस कि इन्होंने जबरदस्ती अबॉर्शन करवा दिया एंड ये मुझे मारते थे, और वट एवर ऐसे एलिगेशंस हस्बैंड के ऊपर तो लगाते ही लगाते थे। इवन बूढ़े माँ बाप, हस्बैंड के बूढ़े माँ बाप, क्योंकि यहाँ पर रिलेटिव्स भी वर्ड लिखा है, तो हस्बैंड के बूढ़े माँ बाप चाहे साथ ना भी रहते हो, चाहे अलग घर में रहते हो, उनके ऊपर भी एलिगेशंस एफआईआर करवा देनी। और हस्बैंड की जो सिस्टर है, जो ऑलरेडी जिसकी शादी हो रखी है, वो अपनी शादी जो है सपोज करो किसी और प्लेस में रहती है क्योंकि उसकी शादी हो रखी है, उसका भी नाम लिखवा दिया, और हस्बैंड के ब्रदर का नाम लिखवा दिया, सबका नाम लिखवा दिया। एंड 498 ए जो है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है। मैं आपको बताऊं, इट इज अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, ठीक है। कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब ये होता है दैट पुलिस कैन अरेस्ट, पुलिस कैन अरेस्ट विदाउट वारंट,
तो यहाँ पर मैजिस्ट्रेट साहब से पहले वारंट लाने की जरूरत नहीं है। अगर पुलिस के पास कंप्लेंट आई, एक वाइफ ने कंप्लेंट कर दी जी कि मेरे को आग लगाने लगे थे, थोड़े से कपड़े यहाँ से साइड से फाड़े और थोड़े से हाथों पे निशान लगाए और कंप्लेंट लिखवाने चली गई कि ये मुझे आग लगवाने लगे थे जी, मेरे साथ 498 क्रुएल्टी की इन्होंने। तो उसने कंप्लेंट लिखवाई, कॉग्निजेबल ऑफेंस है। जैसे ही एफआईआर रजिस्टर होती है, उसके बाद पुलिस ऑफिसर क्या कर लेता था? अरेस्ट। और पूरे के पूरे परिवार को अरेस्ट कर लिया, हस्बैंड को, बूढ़े माता पिता को अरेस्ट कर लिया, उसकी बहन को अरेस्ट कर लिया। एफआईआर तो अभी एलिगेशन लगाए हैं, बट अरेस्ट की पावर है पुलिस के पास, तो एफआईआर होते ही पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर लेते थे और सारी की सारी फैमिली भागी होती थी घर से। फाइनली ये जो फैमिली में मेल जिसकी हस्बैंड की मैं बात कर रहा हूँ, तो हस्बैंड जो है ये अपने एडवोकेट के थ्रू एंटीसिपेटरी बेल, अगर अरेस्ट नहीं हुआ, अगर अरेस्ट हो गया फिर तो रेगुलर बेल लगाना पड़ेगा। जब पकड़ ही लिया तो फिर रेगुलर बेल लगाओ, जेल के अंदर रह के आना पड़ेगा, बूढ़े माँ बाप को भी रह के आना पड़ेगा जेल के अंदर जब तक बेल नहीं मिलती। और अगर वो पहले ही इधर उधर हो गए तो फिर एंटीसिपेटरी बेल लगाएंगे कि हमें एंटीसिपेटरी बेल दे दी जाए। और उसके अलावा फिर वो क्वॉशिंग के लिए जाना पड़ता है कि सर ये जो हमारे ऊपर एफआईआर हुई है ये झूठी है, ये फॉल्स है, ये फ्रिवलस है, ये सारी एलिगेशंस जो हैं फॉल्स एलिगेशंस हमारे ऊपर लगाई गई हैं और सर ये एफआईआर जो है क्वॉश की जाए। उसके लिए हाई कोर्ट तक जाना पड़ता था, इनहेरेंट पावर्स होती थी हाई कोर्ट की जो अभी भी हैं, तो उसके अंदर इसको क्वॉश करवाते थे। तो ये तो है कोरेलिटी का सेक्शन जो मैंने आपको बताया। अब ये जो न्यूज आई है शिवांगी बांसल वर्सेस साहिब बांसल, उसके ऊपर यहाँ पर आप हेडिंग पढ़ेंगे तो यहाँ लिखा है नो अरेस्ट इन 498 ए एफआईआर। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है जी, अगर कोई लेडी जाके 498 ए की, अगर कोई जाके एफआईआर करवाती है, कंप्लेंट करवाती है, उसके बाद एफआईआर जब हो जाती है तो कोई अरेस्ट नहीं किया जाएगा पुलिस के द्वारा। पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकती, एफआईआर होने के बावजूद भी अरेस्ट नहीं कर सकती। कब तक नहीं कर सकती? फॉर 2 मंथ्स। तो एफआईआर अगर यहाँ पर लॉन्च हो गई है तो एफआईआर लॉन्च होने से लेके 2 महीने तक के टाइम के अंदर कोई अरेस्ट नहीं होगा। तो एक तरह का सेफ गार्ड, इस लॉ का जो मिसयूज हो रहा है, ब्लेटेंट मिसयूज जो हो रहा है, इस लॉ का जो ब्लेटेंट मिसयूज हो रहा है उसको रोकने के लिए ये सुप्रीम कोर्ट की नई जो है जजमेंट आई है शिवांगी बांसल वर्सेस साहिब बांसल। और इन 2 मंथ्स में फिर क्या होगा? जब अरेस्ट नहीं करना तो क्या होगा फिर इन 2 मंथ्स में? इन 2 मंथ्स के अंदर ये केस को रेफर किया जाएगा फैमिली वेलफेयर कमेटीज को। तो फैमिली वेलफेयर कमेटी क्या होती है वो हम देखेंगे, फैमिली वेलफेयर कमेटीज कौन होती है। तो ये फैमिली वेलफेयर कमेटी दोनों पार्टीज को बुलाएंगी। और इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज का आज के टाइम पे जो टूटने का सबसे बड़ा कारण है ना, कि डाइवोर्स रेट और ये इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, ये क्या है कि इस ये जो लॉ था ना, ये वुमेन ने इसको वेपनाइज कर लिया है। ये उनकी प्रोटेक्शन के लिए बनाया था, बट वुमेन जो है इसको एक वेपन की तरह यूज करती हैं। अगर जरा सा कुछ हुआ तो जरा सा कुछ ऐसे ऐसे करके चले गए, और ऐसा ऐसा कुछ करना नहीं भी जाना तो कह दे कि मुझे टॉन्ट मारते हैं जी, मेरे साथ बहुत क्रुएल्टी करते हैं, एक दो रिकॉर्डिंग कर लें, वट एवर प्रेमा फसाई पता चल जाए, तो उसके बाद इसको एज अ वेपन की तरह यूज किया जाता है। और ब्लेटेंट इसका मिस यूज भी होता है, अगर हस्बैंड और उनकी फैमिली की कोई गलती भी नहीं है फिर भी होता है। आई एम नॉट सेइंग कि सारे ही केस झूठे हैं, बट मोस्टली अभी मैं आपको डेटा दिखाऊंगा, यू विल फाइंड कि इसके अंदर कन्विक्शन रेट, कन्विक्शन, कि मान लो कि एफआईआर हुई, ट्रायल चला, और फाइनली ये पता चलता है ना कि कन्विक्शन रेट से पता चलता है कि एफआईआर जितनी हुई है वो जेन्युइन थी या गलत थी। तो एफआईआर हो जाती है, बट अल्टीमेटली जब तक कन्विक्शन रेट बहुत कम है, इसका मतलब कि बेसलेस है, फ्रिवलेस है, उसके अंदर कोई केस नहीं था, तो बस उनको एक बार लीगल हरास तो कर दिया ना, उनको कितनी देर जेल जाके भी आना पड़ा होगा, बहुत टाइम जेल में भी रहना पड़ा होगा। तो अब ये जजमेंट आई है, भी एफआईआर से लेके 2 महीने तक कोई अरेस्ट नहीं हो सकता। फैमिली वेलफेयर कमेटी के पास केस जाएगा, वो दोनों पार्टीज को बुलाएंगी, एमिकेबल सेटलमेंट देखेंगी, बात करेंगी अगर होती है तो। अगर 2 महीने के अंदर वो अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर करेंगी, रिपोर्ट प्रिपेयर करने के बाद वो है जो मैजिस्ट्रेट साहब जो हैं उनको अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे, और फर्दर मैजिस्ट्रेट साहब देखेंगे कि उनकी सेटलमेंट होती है, ठीक है, नहीं तो फर्दर फिर वो केस आगे प्रोसीड करेंगे। तो 2 महीने के बाद अगर अरेस्ट करने की जरूरत पड़ी, 2 महीने के बाद होगा। अब आज के लेक्चर के लास्ट में अंदर मैं आप लोगों से पूछूंगा कि ये जो जजमेंट आई है आपके अकॉर्डिंग ये जजमेंट सही है या गलत है। बट इसके लिए पहले आपको पूरा लेक्चर देखना पड़ेगा और पूरा लेक्चर सुनना पड़ेगा, और उसके बाद ही आप अपना व्यू पॉइंट दे पाओगे। तो लेट्स प्रोसीड, लेट्स अंडरस्टैंड द इम्प्लीकेशंस, इसकी इम्प्लीकेशंस क्या होने वाली हैं उसको हम समझते हैं। तो हमने क्युरैलिटी तो समझ लिया जी, क्युरैलिटी की हमने डेफिनेशन भी समझ ली कि क्या है। नाउ मूविंग अहेड एंड लेट्स स्टार्ट विद सेक्शन नंबर, जो है सेक्शन नंबर 41 ऑफ द सेक्शन नंबर 41। ठीक है, और ये सीआरपीसी का सेक्शन 41 है। और अगर आज की मैं बात करूं
BNSS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। तो ये अरेस्ट की पावर देता है। ये आज के टाइम पे सेक्शन 35 है, ठीक है। आपको अब आप बोलोगे सर ये अरेस्ट क्यों पढ़ा रहे हो? बस सुनते जाओ, अरेस्ट भी सुनते जाओ, और भी मैं एक दो जजमेंट्स पढ़ाऊंगा आपको, एंड फाइनल फिर हम लास्ट में कंक्लूजन निकालेंगे। देखो प्यारे बच्चों, होता क्या था कि इंडिया के अंदर ना, इंडिया के अंदर क्या होता था कि जैसे ही एक कॉग्निजेबल ऑफेंस की एफआईआर हुई, जैसे ही एक पुलिस के पास कंप्लेंट गई और उस पर्सन ने बताया कि मेरे साथ कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, जैसे कि हम इस केस के अंदर एक लेडी की बात करें, एक वाइफ की बात करें, तो एक वाइफ जैसे ही पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट लिखवाती है कि मेरे साथ जी क्रुएल्टी की गई है, मेरे हस्बैंड ने और मेरे इन लॉज ने ऐसा किया है, तो उसके पास एक इंफॉर्मेशन आई है पुलिस ऑफिसर के पास। वो इंफॉर्मेशन क्या डिस्क्लोज कर रही है? वो इंफॉर्मेशन ये डिस्क्लोज कर रही है कि इस लेडी के साथ एक कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है। वो ऐसी कंप्लेंट लगा रही है, ऐसे एलिगेशंस लगा रही है। तो हमारे पास सेक्शन नंबर 154 होता था पहले, 154 एफआईआर से डील करता था। आज के टाइम पे 173 है, ठीक है। और जो एफआईआर से डील करता है, तो 154 सेक्शन नंबर जो है एफआईआर से डील करता था, वो कहता है कि जब एक पुलिस ऑफिसर के पास कॉग्निजेबल ऑफेंस की रिपोर्ट आई है, कोई एलिगेशन, कोई पर्सन आके कॉग्निजेबल ऑफेंस डिस्क्लोज कर रहा है, पुलिस ऑफिसर शेल रिकॉर्ड एन एफआईआर। वहां पर वर्ड लिखा है शेल। पुलिस ऑफिसर को क्या रिकॉर्ड करना है? एफआईआर रिकॉर्ड करनी है। सबसे पहले फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट रिकॉर्ड करनी है। जब हिंदुस्तान में क्या होता था, ये इंडिया में, कि जैसे ही एफआईआर रिकॉर्ड होती थी, नेक्स्ट स्टेप पुलिस क्या करती थी? नेक्स्ट स्टेप पुलिस करती थी, जाके सीधा अरेस्ट करो। क्योंकि कॉग्निजेबल ऑफेंस है, मैंने आपको बताया दो तरह के ऑफेंस होते हैं प्यारे बच्चों, एक नॉन कॉग्निजेबल, एक कॉग्निजेबल। कॉग्निजेबल ऑफेंस अगर मैं थोड़ी सी जर्नल डेफिनेशन दूं, तो कॉग्निजेबल ऑफेंस वो होते हैं जो थोड़े से हीनियस होते हैं, थोड़े से सीरियस ऑफेंस होते हैं। नॉन कॉग्निजेबल ऐसे होते हैं जो थोड़े से लेसर, जो हम कह सकते हैं कि बिनाइन ऑफेंसेस कह लो, या फिर जो लेस सीरियस ऑफेंसेस है वो होते हैं। कॉग्निजेबल ऑफेंस जब होता है और एफआईआर जब लॉन्च होती है, तो पुलिस के पास पावर होती है अरेस्ट की। वो अरेस्ट कर सकती है पुलिस विदाउट एनी वारंट फ्रॉम द मैजिस्ट्रेट। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के केस में पुलिस विदाउट वारंट अरेस्ट नहीं कर सकती। नॉन कॉग्निजेबल के ऑफेंस अगर हुआ है, कोई पर्सन पुलिस स्टेशन जाके कहता है कि जी मेरे साथ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, तो वहां पर पुलिस जो है अरेस्ट नहीं कर सकती। पहले वहां पर मैजिस्ट्रेट साहब के पास जाकर वारंट लेना पड़ेगा। वारंट अगर वो देंगे तब जाके अरेस्ट होगा, अदरवाइज वहां पर अरेस्ट नहीं हो सकता। उस केस में एफआईआर भी लॉन्च नहीं होती है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में। तो उस केस में जो है डीडीआर या एनसीआर रिकॉर्ड होती है, ठीक है। नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट बोलते हैं उसे, एनसीआर बोलते हैं उसे, नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट, या उसे डेली डायरी रिपोर्ट बोलते हैं, डेली डायरी रिपोर्ट। अगर आप में से कोई बच्चे क्यूरियस हैं कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा ऑफेंस कॉग्निजेबल है, कौन सा नॉन कॉग्निजेबल है, तो प्यारे बच्चों आप गूगल के ऊपर ना बीएनएसएस सर्च करिए, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बेयर एक्ट। इसका बेयर एक्ट अगर आप सर्च करेंगे, तो इसके बेयर एक्ट के लास्ट में जाइए, वहां पर एक शेड्यूल दे रखा है। उस शेड्यूल के अंदर ऑफेंस दे रखा है, और पहले नंबर देके ऑफेंस का नाम, उसके बाद उसका बता रखा है नेचर, कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल है। देन फाइनल आगे पनिशमेंट बता रखी है, कितनी पनिशमेंट है, 3 इयर्स 7 इयर्स है इसकी पनिशमेंट ऑफेंस की। तो इसमें बता रखा है कि कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल है। तो हर एक ऑफेंस को आपको सेपरेटली चेक करना पड़ेगा। मैं ऐसी कोई डेफिनेशन नहीं दे सकता कि जिन ऑफेंस के लिए सजा 3 साल या 3 साल से ज्यादा है वो कॉग्निजेबल है। ऐसी कोई डेफिनेशन नहीं है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ये हर एक ऑफेंस सेपरेटली चेक करना पड़ेगा। ये पार्लियामेंट ने डिसाइड किया है कि किस ऑफेंस को हम कॉग्निजेबल बनाएंगे, किसको नहीं बनाएंगे। चलो एनी हाउ, तो हम बात कर रहे थे कि एफआईआर, जब एफआईआर होती है, कॉग्निजेबल ऑफेंस के केस में एफआईआर रिकॉर्ड करती है पुलिस। जैसे ही पुलिस एफआईआर रिकॉर्ड करती थी, तो पुलिस का अगला स्टेप होता था कि जाके अरेस्ट कर लो। अब अरेस्ट कर लो, अरेस्ट करने के बाद अब भाई वो मैजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश करना पड़ेगा उसको। जैसे सपोज करो यहाँ एफआईआर लॉन्च हुई, एफआईआर लॉन्च होते अगला स्टेप पुलिस ने क्या कर लिया? अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट कर लिया, सपोज करो क्रुएल्टी के ऑफेंस के लिए अरेस्ट कर लिया, तो हमारा एक सेक्शन है, सेक्शन नंबर 57 ऑफ द सीआरपीसी। और अगर बीएनएसएस की बात करूं मैं, तो सेक्शन नंबर 58 है। ये कहता है कि जब एक पुलिस ने अरेस्ट कर लिया एक पर्सन को, अब मैजिस्ट्रेट साहब को थोड़ी पता अरेस्ट कर लिया, क्योंकि यहाँ पर कोई वारंट तो लेना नहीं मैजिस्ट्रेट साहब से। पुलिस के पास अपनी पावर है, अरेस्ट कर लेंगे। मैजिस्ट्रेट साहब को कोई खबर नहीं है कि किस बंदे को अरेस्ट कर लिया है। अब अरेस्ट कर लिया, तो सेक्शन नंबर 58 आज के टाइम पे बीएनएसएस ये कहता है कि 24 आवर्स के अंदर, 24 आवर्स के अंदर इसको मैजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश करना है आपको। क्योंकि 24 आवर्स के बियॉन्ड पुलिस रख नहीं सकती अपने पास विदाउट द अथॉरिटी ऑफ द मैजिस्ट्रेट।
24 आवर्स मैक्सिमम टाइम है। आज अगर अरेस्ट किया 24 आवर्स के अंदर अंदर पेश करना है। 24 आवर्स से 1 मिनट भी ऊपर नहीं हो सकता। 24 आवर्स के अंदर मैजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश करेंगे और बोलेंगे सर इसने ये ऑफेंस किया है, हमें सर पुलिस रिमांड चाहिए, हमें सर पुलिस रिमांड चाहिए, हमने इससे पूछगिछ करनी है, हमें इससे इन्वेस्टिगेशन करनी है। और मैजिस्ट्रेट साहब चेक करेंगे कि इसको पुलिस रिमांड पे भेजना है या नहीं भेजना। अगर पुलिस मैजिस्ट्रेट साहब पुलिस रिमांड पे भेज देंगे, 2 दिन की रिमांड, 3 दिन की रिमांड, तो वो पुलिस जो है अपने पास रखेगी थाने में, उससे जो है इंटेरोगेशन करेगी, तफ्तीश करेगी और उससे जो जो भी उनको क्लू चाहिए क्लू लेगी उससे। हालांकि 3rd डिग्री टॉर्चर करना अनलॉफुल है, इलीगल है, 3rd डिग्री टॉर्चर नहीं हो सकता, जिसके लिए सेफ गार्ड्स हैं हमारे पास कि हर 48 आवर्स के बाद उसका मेडिकल एग्जामिनेशन होना ही चाहिए। तो जब ये लेके जाते हैं ना पुलिस रिमांड में, तो तब भी लेके जाने से पहले उसका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। और हर 48 आवर्स में, जैसे मान लो मैजिस्ट्रेट साहब ने 5 दिन की रिमांड दे दी, तो जब वो आज लेके जा रहे हैं तो लेके जाने से पहले उसका मेडिकल होगा। देन उसके बाद हर 48 आवर्स के बाद उसका मेडिकल एग्जामिनेशन करवाना जरूरी है। तो यहाँ पर मैजिस्ट्रेट साहब जब देखेंगे कि इसको पकड़ लिया, देखेंगे क्या ऑफेंस है, फिर मैजिस्ट्रेट साहब हो सकता है कि उसको पुलिस कस्टडी में डालें, और हो सकता है मैजिस्ट्रेट साहब बोले कि नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं है इंटेरोगेशन करने की, कोई इतना मतलब कुछ है ही नहीं, बिल्कुल साफ केस है, तो इसमें क्या इंटेरोगेशन करनी है आपने, मैं इसको जुडिशियल कस्टडी में डाल रहा हूँ, तो उसको जेल भेज देंगे। अब इससे हो क्या रहा था, इससे जेलें भर रही थी। इससे क्या हो रहा था कि भाई जैसे एफआईआर हुई, हर किसी को अरेस्ट कर लो भाई, हर किसी को अरेस्ट कर लो और पकड़ के जेल में डाल दो, पकड़ के जेल में डाल दो, तो जेल जो है वो भर रही है इससे। तो इससे प्रॉब्लम ये हो रही थी। फिर इसके बाद क्या हुआ जी, 2000 2000 2000 आई थिंक, जस्ट गिव मी 1 मिनट, आई विल चेक। टू 2000 2009 के राउंड, 2009 के राउंड, सेक्शन नंबर 41 जो है अरेस्ट की जो पावर है देता है, इसके अंदर चेंज हुआ। एक चेंज क्या हुआ, पार्लियामेंट ने इसके अंदर थोड़ा सा चेंज किया। उन्होंने बोला यार पुलिस जो है उसके पास अरेस्ट की पावर है, पुलिस हर किसी को अरेस्ट कर लेती है। तो फिर इसके अंदर चेंज हुआ। आज के टाइम पे बीएनएसएस नया लॉ आ गया है, तो आज के टाइम पे वो चेंज जो हुआ था वो इसके अंदर भी है। तो सेक्शन नंबर 35 क्या चेंज हुआ वो हम देखते हैं। आइए जरा देखते हैं कि चेंज क्या हुआ, कि भी अरेस्ट की पावर को थोड़ा सा लिमिट कर दिया, कि पुलिस के पास जो अरेस्ट की पावर है उसको थोड़ा सा कम किया है। कैसे किया है, आइए पढ़ के देखते हैं। एनी पुलिस ऑफिसर मे विदाउट एन ऑर्डर फ्रॉम अ मैजिस्ट्रेट, कह रहे हैं कि कोई भी पुलिस ऑफिसर विदाउट एनी ऑर्डर फ्रॉम द मैजिस्ट्रेट एंड विदाउट अ वारंट, ना ही वारंट लेना है ना ही ऑर्डर लेना है, अरेस्ट एनी पर्सन, लिखा है कि एक पुलिस ऑफिसर कोई भी हो वो विदाउट वारंट, विदाउट ऑर्डर अरेस्ट कर सकता है एनी पर्सन, किसी को भी अरेस्ट कर सकता है। तो क्या फिर मुझे भी आके अरेस्ट कर सकते हैं? अभी देखते हैं कि अरेस्ट कर सकता है कब। कह रहे हैं जिस बंदे ने कमिट किया हो, क्या कमिट किया हो, एक कॉग्निजेबल ऑफेंस, एक कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया है, तो पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट विदाउट ऑर्डर अरेस्ट कर लेगा पुलिस ऑफिसर। बट वो उसने जो कमिट किया है कॉग्निजेबल ऑफेंस कहाँ किया है, इन द प्रेजेंस ऑफ द पुलिस ऑफिसर। इसका मतलब अगर सड़क पे चौक पे एक बंदा जा रहा था और वो दूसरे बंदे के ऊपर कॉग्निजेबल ऑफेंस कर रहा है, उसको ग्रीवियस हर्ट कॉज कर रहा है, उसका दांत तोड़ रहा है, उसको उसको तेजदार हथियार से अटैक कर रहा है उसके ऊपर, उसके सामने हो रहा है ना, पुलिस ऑफिसर के सामने हो रहा है, ठीक है, तो वहां पर पुलिस ऑफिसर उसको तुरंत अरेस्ट कर लेगा। कोई उसके पास वाइड पावर है तुरंत, क्यों? क्योंकि पुलिस की ड्यूटी है टू प्रिवेंट द क्राइम्स इन द सोसाइटी, सोसाइटी के अंदर क्राइम्स को रोकना पुलिस की ड्यूटी है। तो वहां पर अगर पुलिस की हाजिरी के अंदर, पुलिस की मौजूदगी के अंदर अगर कोई बंदा एक कॉग्निजेबल ऑफेंस करने वाला है या कर देगा, ठीक है, तो उस केस के अंदर पुलिस ऑफिसर जो है, लिखा है कमिट्स, हु कमिट्स, जिसने कर दिया है, जिसने कर दिया है कॉग्निजेबल ऑफेंस, उसको पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। आगे लिखा है किसको अरेस्ट करेगा, अरेस्ट अगेंस्ट हुम, उस बंदे को अरेस्ट करेगा अगेंस्ट हुम अ रीजनेबल कंप्लेंट, उस बंदे को भी अरेस्ट कर सकता है जिसने उसके सामने ऑफेंस नहीं किया, क्योंकि वो तो पहले वाले क्लॉज में कवर हो गया। जिसने उसके सामने ऑफेंस किया उसको तो कर ही लेगा। उसके अलावा जिस बंदे के खिलाफ एक रीजनेबल कंप्लेंट आई है थाने के अंदर, रीजनेबल समझते हो, यहाँ पर वर्ड रीजनेबल लिखा है। रीजनेबल मतलब जिसको पढ़ के लगता है कि हाँ भाई इसमें कुछ दम है, कोई फॉल्स देखते ही लगता है कि झूठी है, वो नहीं। कह रहे हैं जिसके अगेंस्ट रीजनेबल कंप्लेंट हैज बीन मेड, जिस बंदे के खिलाफ, या फिर जिस बंदे के खिलाफ कंप्लेंट तो नहीं आई बट एक क्रेडिबल ट्रस्ट वर्दी इंफॉर्मेशन आई है,
एक जानकारी दी है पुलिस ऑफिसर को, किसने, हैज बीन रिसीव्ड, और या फिर जिस बंदे के खिलाफ ना तो कंप्लेंट आई है ना ही कोई इंफॉर्मेशन आई है बट शक है पुलिस ऑफिसर को, वो शक कौन सा है, रीजनेबल। एक होता है कि एमी बैठे बैठे मेरे मन में शक आ गया, यार इसने तो नहीं की चोरी, नहीं, वो रीजनेबल शक होना चाहिए। रीजनेबल मींस एक रीजनेबल पर्सन को जिन बेसिस के ऊपर अगर ये सस्पिशन हो रहा है, क्या हो रहा है, एग्जिस्ट दैट ही हैज कमिटेड अ कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो भाई किसको किसको पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकता है, any person against whom a reasonable complaint has been made, any person against whom a credible information has been received about what, complaint about what, information about what, that he has committed a cognizable offense। तो उसके उसके खिलाफ, बंदे के खिलाफ एक कंप्लेंट आई है कि सर इसने कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है। जैसे वाइफ पुलिस स्टेशन जाके कंप्लेंट लिखवा दे कि इसने मेरे खिलाफ क्रुएल्टी की है, तो अगर वो उसको लगता है कि रीजनेबल कंप्लेंट है, अगर उसको लगता है कि ये क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है, उसको लगता है कि रीजनेबल सस्पिशन है कि हाँ इसने ये कमिट किया है, क्या कमिट किया है, कॉग्निजेबल ऑफेंस। बट ध्यान से पढ़ो, वो कॉग्निजेबल ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच मे बी लेस देन 7 years और विच मे एक्सटेंड टू 7 years। तो जिस कॉग्निजेबल ऑफेंस की रिगार्डिंग उसके खिलाफ कंप्लेंट आई है या उसके लिए इंफॉर्मेशन आई है, वो कॉग्निजेबल ऐसा ऑफेंस होना चाहिए जिस ऑफेंस की सजा 7 साल से कम, 7 साल से कम या फिर 7 साल के बराबर होनी चाहिए। अगर वो ऑफेंस ऐसा है जिसकी कंप्लेंट आई है ना, सपोज करो ए के खिलाफ कंप्लेंट आई है, ए के खिलाफ कंप्लेंट आई है और किसी ऐसे ऑफेंस की कंप्लेंट आई है जिसकी सजा मिनिमम 10 साल है, सपोज करो 10 years, या फिर 12 साल है, या 20 years है, या लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, या डेथ है। जैसे मान लो ए के खिलाफ कंप्लेंट आई कि सर इसने मर्डर कर दिया, तो जब कंप्लेंट आई है और वो कंप्लेंट रीजनेबल है, ठीक है, रीजनेबल कंप्लेंट आई है, तो यहाँ पर फिर वो कवर नहीं होगा, बी में कवर नहीं होगा, वो आगे जाके देखेंगे, वो आगे कवर होगा। ये बी सेक्शन, ये जो बी क्लॉज है, ये लगता है ऐसे ऑफेंसेस के लिए जिनकी सजा 7 साल या 7 साल से कम है। और ये बहुत जरूरी है कि कंप्लेंट फ्रिवलेस नहीं होनी चाहिए, रीजनेबल कंप्लेंट होनी चाहिए, मतलब पुलिस ऑफिसर को लगे कि हाँ ये कुछ इसके अंदर सब्सटेंस है। तो फिर क्या होगा उस केस में, क्या होगा, आगे लिखा है पनिशेबल विद 7 years वेदर विद और विदाउट फाइन, चाहे विद फाइन पनिशेबल हो चाहे विदाउट फाइन, डजंट मैटर। जबकि हमने क्रुएल्टी वाले का सेक्शन पढ़ा था, उसमें देखा था 3 years एंड फाइन। तो ये कह रहे हैं वो ऑफेंस 7 साल या 7 साल से कम पनिशेबल हो, चाहे विद फाइन चाहे विदाउट फाइन, डजंट मैटर। ठीक है, तो विद फाइन और विदाउट फाइन इफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। तो देखो, अगर एक पुलिस ऑफिसर है, पुलिस ऑफिसर के पास एक लेडी गई और उस लेडी ने कंप्लेंट लिखवाई कि जी मेरे खिलाफ उस बंदे ने क्रुएल्टी किया। अब मुझे बताओ क्रुएल्टी की पनिशमेंट कितनी है, 3 साल, मतलब 7 साल से कम है, 3 साल। और वहां पर यहाँ पर लिखा है कि वो कंप्लेंट देखने में रीजनेबल होनी चाहिए, मतलब पुलिस ऑफिसर को लगे प्राइमा फसाए कि हाँ इसके अंदर सब्सटेंस है, झूठी नहीं लग रही। तो क्या वो सीधा अरेस्ट कर लेगा जाके, नहीं। यहाँ लिखा है इफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। पहली कंडीशन तो यही होगी कि कंप्लेंट आई हो उसके खिलाफ और वो रीजनेबल कंप्लेंट हो, पहली पहली कंडीशन तो यही है कि रीजनेबल कंप्लेंट हो और ये उसका उसके खिलाफ क्रेडिटेबल ये जो है वो हो, जो हमने पढ़ा है क्रेडिबल इंफॉर्मेशन हो या फिर रीजनेबल सस्पिशन हो, ये तो पहली कंडीशन है। अगर ये मान लो कि कंप्लेंट आई और पुलिस ऑफिसर जो है वो सेटिस्फाइड है कि हाँ रीजनेबल कंप्लेंट है, तो अभी भी वो अरेस्ट नहीं कर सकता, अभी भी वो अरेस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि अभी उसको ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होनी पड़ेंगी। कौन सी, द पुलिस ऑफिसर हैज रीजन टू बिलीव, द पुलिस ऑफिसर हैज रीजन टू बिलीव, उसके पास एक कारण है ये बिलीव करने का उस कंप्लेंट के बेसिस पर कि, या फिर उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर, क्या कारण है उसके पास ये बिलीव करने का, दैट सच पर्सन हैज कमिटेड द सेड ऑफेंस। तो उस कंप्लेंट पे बेसिस पे उसको देयर इज अ रीजन टू बिलीव, उसके पास एक कारण है ये मानने का कि इसने ये ऑफेंस किया है, तब वो अरेस्ट कर सकता है। या फिर क्योंकि आगे लिखा है या फिर और वर्ड, और द पुलिस ऑफिसर इज सेटिस्फाइड दैट सच अरेस्ट इज नेसेसरी। ठीक है, सच अरेस्ट इज नेसेसरी, उसको लगता है कि इसने किया या नहीं किया मुझे नहीं पता, पर वो कहता है इसको अरेस्ट करना जरूरी है। क्यों करना जरूरी है, टू प्रिवेंट सच पर्सन फ्रॉम कमिटिंग एनी फर्दर ऑफेंस। उसको ये लगता है कि अगर मैं इसको अरेस्ट नहीं करूंगा ना, ये आगे भी किसी का कुछ ना कुछ फिर चोरी करेगा, या फिर इसको पकड़ना मुझे लिए अरेस्ट करना बहुत जरूरी है। तो उसके पास ऐसा कोई रीजन होना चाहिए, या फिर उसको लगता है कि मुझे इसको अरेस्ट करना चाहिए फॉर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन ऑफ द ऑफेंस।
कि मैं इस ऑफेंस की तफ्तीश तभी कर पाऊंगा जब मैं इसको अरेस्ट करूंगा, इसको इंटेरोगेट करूंगा। तो मुझे इसको अरेस्ट करना बहुत जरूरी है, तभी मैं इसकी इन्वेस्टिगेशन कर पाऊंगा। कोई ऑफेंस ही ऐसा है, मान लो उस ऑफेंस के अंदर बहुत सारे मतलब जो ना सस्पिशियस बातें हैं जो पता ही नहीं है, इससे पूछगिछ करेंगे तभी पता चलेगी, तो तब उसको अरेस्ट कर सकते हैं। या फिर टू प्रिवेंट सच पर्सन फ्रॉम कॉजिंग द एविडेंस ऑफ द ऑफेंस टू डिसअपियर, तो उसको पुलिस वाले को लगता है कि अगर इसको मैं अरेस्ट नहीं करूंगा ना, तो ये बंदा जो है जो सबूतों के साथ छेड़खानी करेगा, टेम्परिंग करेगा, सबूतों को मिटा देगा, तो फिर इसको अरेस्ट कर लो, क्योंकि ये पावरफुल बंदा है, ये सबूत सारे मिटा देगा, इसको अरेस्ट करना बहुत जरूरी है। या फिर आगे लिखा है टू प्रिवेंट सच पर्सन फ्रॉम मेकिंग एनी इंड्यूसमेंट थ्रेट, उसको अरेस्ट करना क्यों जरूरी है? क्योंकि उसको रोकना है, प्रिवेंट करना है। किस चीज से रोकना है उसको? कि वो बंदा किसी को इंड्यूसमेंट, लालच, थ्रेट मतलब धमकी और प्रॉमिस ना दे, किसको? एनी पर्सन हु इज एक्वेंटेड विद द फैक्ट्स ऑफ द केस। तो कौन होता है एक्वेंटेड? विटनेस। विटनेसेस को ये जाके लालच ना दे, धमकी ना दे, विटनेस को ना धमकाए कि मेरे खिलाफ अगर गवाही दी तो फिर देख लेना। तो अगर पुलिस को लगता है कि भाई ये विटनेस को धमकाएगा करेगा, उसको रोकने के लिए वो उसको अरेस्ट कर सकता है। और आगे लिखा है अ, आगे लिखा है और अनलेस सच पर्सन इज अरेस्टेड, अगर पुलिस वाले को लगता है कि अगर मैं इसको अरेस्ट नहीं करूंगा, हिज प्रेजेंस इन द कोर्ट व्हेनेवर रिक्वायर्ड कैन नॉट बी इंश्योर्ड, कि वो भाग जाएगा, ही इज अ फ्लाइट रिस्क। ठीक है, ही इज अ फ्लाइट रिस्क। फ्लाइट रिस्क समझ, तो फ्लाइट कि वो कोर्ट के अंदर पेश ही नहीं होगा, फ्लाइट रिस्क है वो। अगर मैं इसको अरेस्ट नहीं करूंगा तो ये भाग जाएगा। तो आप देख सकते हैं, और इस केस में फिर आगे क्या लिखा है, एंड द पुलिस ऑफिसर शैल रिकॉर्ड, और उसके बाद अगर ये सारी कंडीशन पूरी होगी, द पुलिस ऑफिसर शैल रिकॉर्ड व्हाइल मेकिंग सच अरेस्ट हिज रीजंस इन राइटिंग, तो उसको अपने रीजंस जो है राइटिंग के अंदर रिकॉर्ड करने पड़ेंगे, और रिकॉर्ड करने पड़ेंगे। ठीक है, उसको रिकॉर्ड करने पड़ेंगे कि मैं इसको क्यों अरेस्ट कर रहा हूँ। इससे क्या पता चला? पता है, पहले पुलिस के पास पावर थी अरेस्ट करने की, चाहे वो एफआईआर किसी ऐसे ऑफेंस के लिए आई है जिसकी सजा 2 साल है उस ऑफेंस की, चाहे उसकी सजा 10 साल है ऑफेंस की, चाहे लाइफ इम्प्रिजनमेंट, पुलिस अरेस्ट कर लेती थी, छोटे से छोटे ऑफेंस के लिए भी, बड़े से बड़े ऑफेंस के लिए भी। बट आफ्टर 2009 आई थिंक, तो ये इसकी बाइफर्केशन कर दी लेजिस्लेचर ने बोला कि अगर एफआईआर किसी ऐसे ऑफेंस के लिए आई है जिसकी सजा 7 साल या 7 साल से कम है, तो वहां पर पुलिस ऑफिसर सीधा अरेस्ट नहीं कर सकता, कुछ कंडीशंस पूरी होनी चाहिए। क्या कंडीशन पूरी होनी चाहिए? सबसे पहले उसके पास क्रेडिबल इंफॉर्मेशन आई हो, या रीजनेबल कंप्लेंट आई हो, या रीजनेबल सस्पिशन हो कि इस बंदे ने ये ऑफेंस किया है। तो क्रेडिबल इंफॉर्मेशन आनी चाहिए पहले, या क्रेडिबल कंप्लेंट आनी चाहिए। उसके बाद पुलिस ऑफिसर के पास एक रीजन टू बिलीव है कि इसने किया है, और वो जो रीजन टू बिलीव है, वो कोर्ट के अंदर उसको लास्ट में लिखा है कि उसको अपने रीजंस राइटिंग में रिकॉर्ड करने पड़ेंगे। वो ऐसा नहीं लिख सकता कि जैसा मुझे लग रहा था कि इसने किया है तो मैंने कर लिया जी इसको अरेस्ट। रीजन टू बिलीव, व्हाई, सम टेंजिबल सर्कमस्टांस बताओ कि क्यों तुम्हें लगता है कि इसने किया है। क्या तुम्हारे पास प्राइमा फेसाई एविडेंस पड़े थे? प्राइमा फेसाई एविडेंस थे कि तुम्हें लग रहा था हाँ सर इसने किया है, तो फिर तो अरेस्ट कर सकते हो। मान लो कि कंप्लेंट तो आ गई, रीजनेबल कंप्लेंट, पर उसको नहीं लगता इसने किया है, तो फिर क्या तब भी वो अरेस्ट कर सकता है? हाँ कर सकता है। कब करेगा? ये 5 सिचुएशन है कि अगर उसको लगता है कि वो विटनेस को धमकाएगा, उसको लगता है कि वो एविडेंस को टेम्पर कर देगा, उसको लगता है कि वो भाग जाएगा, उसको लगता है कि वो और जो भी यहाँ पर हमने ग्राउंड्स पढ़े थे, कौन कौन से ग्राउंड से आप देख सकते हैं एक बार दोबारा, कि वो भाग ना जाए, और वो विटनेस को धमकाए ना, वो एविडेंस को टेम्पर ना करे, वो इन्वेस्टिगेशन के लिए उसका होना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो पाएगी। और या फिर हो सकता है कि वो फर्दर ऑफेंस ना कर दे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इन 5 कंडीशन में से कोई एक कंडीशन पूरी हो रही हो, प्लस रीजनेबल कंप्लेंट आई हो, और या फिर रीजनेबल कंप्लेंट आई हो और पुलिस वाले को एक रीजन टू बिलीव है कि इसने किया है ऑफेंस। और अगर ये रीजन उसके पास हैं कि सर ये भाग जाएगा या एविडेंस को टेम्पर करेगा, तो उसको वो अरेस्ट कर सकता है। अरेस्ट करके उसको रीजंस लिखने पड़ेंगे, और वो रीजंस जो है मैजिस्ट्रेट साहब के साथ जब पेश किया जाता है तो वहां पर उसको देने पड़ेंगे रीजंस कि मैंने इसको क्यों अरेस्ट किया है, व्हाट आर द रीजंस। वो रीजंस मैकेनिकल वे के अंदर नहीं लिख सकता पुलिस ऑफिसर कि ये लिख दे कि आई बिलीव कि ये भाग जाता, या आई बिलीव कि ये विटनेस को धमकाता। ये तो मैकेनिकल वे में हो गया कि वही लाइन यहाँ पर दोबारा लिख दी हमने, वो नहीं। मैजिस्ट्रेट साहब उससे पूछेंगे कि व्हाई डू यू बिलीव कि ये भाग जाएगा, ऑन व्हाट बेसिस यू बिलीव्ड कि ये विटनेसेस को धमकाएगा। कोई टेंजिबल सर्कमस्टांस, कोई एविडेंस शो करो कि जिससे आपको ये चीज लगती थी। तो अब इससे पुलिस की अरेस्ट की पावर के ऊपर एक लिमिटेशन लग गई कि पुलिस जो है हर अपनी मन आर्बिट्ररी आर्बिट्ररी समझो, अपनी मनमर्जी,
पुलिस के पास एफआईआर आती थी ना, तो पुलिस अपनी मर्जी से जिसको मर्जी अरेस्ट करके उठा के ले आते थे। तो अब यहाँ पर उनकी पावर थोड़ी सी कर्टेल कर दी है कि उनको रीजंस लिखने पड़ेंगे, और जब तक ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तब तक पुलिस ऑफिसर अरेस्ट नहीं कर सकता। तो आगे बढ़ते हैं कि सपोज करो कि पुलिस ऑफिसर के पास रीजनेबल कंप्लेंट आई, बट उसको लगता है कि ना तो ये भागेगा, ये रिस्पेक्टेबल पर्सन है, ठीक है, और ना ही ये विटनेस को धमकाएगा, क्योंकि ये सोसाइटी के अंदर एक मोदवार बंदा है, ठीक है। इसके ऊपर ये एफआईआर आई है, एलिगेशन आई है, ठीक है, बट ये अभी तो एलिगेशन है ना, अभी तो प्रूव नहीं हुआ। तो पुलिस अफसर को लगता है ना तो ये भागेगा, ना ही ये विटनेस को धमकाएगा, ना ही ये कोई फर्दर ऑफेंस करेगा, ना ही इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए हमें कोई जरूरत है, क्योंकि इसको अगर हमें इससे कुछ पूछना भी होगा तो हम इसको बुला लेंगे थाने के अंदर। थाने के अंदर बुलाने की पावर है कि अगर अरेस्ट नहीं करना है तो अरेस्ट ना करो, उसको बोलो कि कल थाने में आ जाना भाई। उसको 2 3 4 घंटे इन्वेस्टिगेट इंटेरोगेट किया, उसको बोला चलो जाओ। फिर अगले दिन उसको बुला लो कि जितनी देर आपको इन्वेस्टिगेट, उसको थाने में बुला लो, बट अरेस्ट नहीं करना, ये बुलाने की पावर है। तो उसको लगता है कि भाई ये इजीली कोऑपरेट करेगा इन्वेस्टिगेशन में। तो जब उसके पास कोई रीजन नहीं है ना, तो इसका मतलब वो अरेस्ट तो नहीं करेगा। पर याद रखना, जब वो अरेस्ट नहीं कर रहा तब भी उसको रीजन रिकॉर्ड करने हैं। जब अरेस्ट कर रहा है तब भी रीजंस रिकॉर्ड करने हैं, जब अरेस्ट नहीं कर रहा है तब भी रीजंस रिकॉर्ड करने हैं पुलिस ऑफिसर को। क्यों? क्योंकि भाई ऐसा है कि अब जब ये पावर दे दी कि अरेस्ट ना करो, अगर आपको लगता है कि वो नहीं भागेगा तो अरेस्ट ना करो, अगर आपको लगता है कि वो भागेगा या थ्रेट करेगा, वट एवर कंडीशन आर देयर, तो आप अरेस्ट कर लो। दोनों पावर्स है ना उसके पास, दोनों पावर्स हैं, ऑल्दो वो आर्बिट्रेरी पावर नहीं हो सकती, रीजन रिकॉर्ड करने पड़ेंगे। तो अब यहाँ पर थोड़े करप्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे ही एफआईआर आई तो उसको बोला हाँ भाई करें तेरे को अरेस्ट, हो गया जनाब रहने दो, अरेस्ट मत करो। तो वो बोलेगा फिर ठीक है भाई, कुछ सेटलमेंट कर लेते हैं, तो तेरे को अरेस्ट नहीं करते। तो वहां पर फिर तो दोनों तरीके से देखना पड़ेगा। मैजिस्ट्रेट साहब के पास जब रिपोर्ट जाएगी कि क्यों अरेस्ट नहीं किया भाई, तो वो बताएगा सर ये रीजन है सर, मुझे लगता है कि ये बंदा हमें जरूरत नहीं थी, ना ही ये भागेगा या कुछ, तो हमने अरेस्ट नहीं किया। जहां पर वो अरेस्ट करेगा वहां पर भी उसको रीजन लिखने पड़ेंगे। तो आई होप आप समझ पाए कि ये पावर थोड़ी सी कटेल हो गई है। अब यहाँ पर आर्बिट्ररी अरेस्ट नहीं हो सकता। देन आगे देखते हैं, provided that such police officer shall in all cases where the arrest of a person is not required, जहां पर अरेस्ट नहीं करने की जरूरत है, ठीक है, अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस सबसेक्शन, तो वहां पर भी रिकॉर्ड करने हैं रीजंस इन राइटिंग फॉर नॉट मेकिंग द अरेस्ट। तो जहां पर कर रहे हो अरेस्ट वहां पर भी रीजन हो राइटिंग में, और जहां पर नहीं करे वहां पर भी तो। देन आगे देखिए, आगे ये सी क्लॉज है, यहाँ पर कह रहे हैं कि जब उस बंदे को पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकता है जिस बंदे के खिलाफ एक क्रेडिबल इंफॉर्मेशन आई है, हैज बीन रिसीव्ड, कि उसने क्या कमिट किया है, कॉग्निजेबल ऑफेंस, और वो ऑफेंस ऐसा है जिसकी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म व्हिच मे एक्सटेंड टू मोर देन 7 इयर्स, 7 साल से ज्यादा। तो उसके खिलाफ जो इन्फॉर्मेशन आई है, एफआई कॉग्निजेबल ऑफेंस की आई है, कॉग्निजेबल ऑफेंस की आई है, और वो ऑफेंस ऐसा है जिसकी पनिशमेंट जो है 7 साल से ज्यादा है, 7 साल से ज्यादा है, चाहे विद फाइन चाहे विदाउट फाइन, या फिर उसकी पनिशमेंट डेथ सेंटेंस है या वट एवर, तो वहां पर उसको कोई रीजंस नहीं लिखने हैं, वहां पर कुछ नहीं लिखना। वहां पर यह भी नहीं देखना कि ये भाग जाएगा या नहीं भागेगा, वहां पर यह भी नहीं देखना कि विटनेस को थ्रेट करेगा या नहीं करेगा, नथिंग एट ऑल। वहां पर यह भी नहीं देखना कि उसको रीजन टू बिलीव हो कि इसने किया या नहीं किया, क्योंकि भाई 7 साल से बड़े ऑफेंस की उसके ऊपर एलिगेशन लगी है, उसके खिलाफ इंफॉर्मेशन आई है, तो वो बहुत सीरियस ऑफेंस है, 7 साल से ऊपर वाला जो ऑफेंस किया है। तो यहाँ पर कोई रीजन नहीं रिकॉर्ड करने, यहाँ पर पुलिस के पास एब्सोल्यूट पावर है, पुलिस को यहाँ पर अरेस्ट, यहाँ पर लिखा है देखो, तो एंड द पुलिस ऑफिसर हैज रीजन टू बिलीव ऑन द बेसिस इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पर इसके पास उसके पास रीजन टू बिलीव है, थोड़ा सा उसको लगता है प्राइमा फासी, ये नहीं लगता कि शरिया में झूठा केस है, थोड़ा सा उसको लगता है दैट ही हैज अ रीजन टू बिलीव ऑन द बेसिस ऑफ दैट इन्फॉर्मेशन दैट सच पर्सन हैज कमिटेड द सेड ऑफेंस, देन इन दैट केसेस पुलिस कैन अरेस्ट विदाउट वारंट। ठीक है, पुलिस कैन अरेस्ट विदाउट वारंट, वहां पर पुलिस अरेस्ट कर सकती है विदाउट वारंट, वहां पर कोई रीजन से लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर मैंने कॉग्निजेबल ऑफेंस की कुछ एग्जांपल बताई हैं, जैसे कि यहाँ पर गलती से प्रीवियस हर्ट लिखा है, ग्रीवियस हर्ट, किडनैपिंग, आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ द वुमेन, थेफ्ट, क्रुएल्टी, ठीक है, ये कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं। हालांकि इनकी सजा मैं ये नहीं कह रहा 7 साल या 7 साल से ऊपर है, ये जो ऑफेंसेस हैं, ये थेफ्ट 3 साल है, क्रुएल्टी आपने देखा 3 इयर्स है। तो यहाँ पर अब पुलिस ऑफिसर के पास रीजंस लिखने पड़ते हैं उसको, पहले ऐसी चीज नहीं थी। अब ये हमने कर लिया जी। देन उसके बाद हम देखते हैं कि सेक्शन 41A ऐड किया गया था 2009 के अंदर। 41A, ये ये भी बाद में ऐड किया गया था, आज के टाइम पे ये BNSS के अंदर सेक्शन 35 में ही है, 35 क्लॉज सब क्लॉज 3 में है। तो यहाँ पर लिखा है देखो सब क्लॉज 3। तो 41A क्या है, नोटिस ऑफ अपीयरेंस बिफोर पुलिस ऑफिसर। तो ये कहता है कि जिन केसेस में पुलिस ऑफिसर को लगता है कि मुझे अरेस्ट करने की जरूरत नहीं है, किन केसेस में,
जहां पर उसको लगता है कि ये नहीं भागेगा, जहां पर लगता है कि वो थ्रेट नहीं करेगा, तो उन केसेस में फिर पुलिस आगे कैसे बढ़ेगी? एफआईआर तो आ गई, तो भैया आगे कैसे बढ़ेगी? इन्वेस्टिगेशन कैसे करनी है फिर? तो वहां पर उससे पूछताछ तो करनी पड़ेगी। तो अरेस्ट नहीं करना, तो फिर यहाँ पर कह रहे हैं नोटिस ऑफ अपीयरेंस, उसको नोटिस दो कि भाई तू थाने में आ जा, तेरे से हम इंटेरोगेशन करेंगे, तेरे से पूछताछ करनी है। तो उसकी पावर पुलिस को दे रखी है। द पुलिस ऑफिसर शेल इन ऑल केसेस वेयर द अरेस्ट ऑफ अ पर्सन इज नॉट रिक्वायर्ड, जहां पर अरेस्ट नहीं रिक्वायर्ड है अंडर सब सेक्शन 1, तो वो पुलिस ऑफिसर क्या करेगा? इशू अ नोटिस, नोटिस इशू करेगा, issue a notice directing the person against whom a reasonable complaint has been made, जिसके खिलाफ reasonable complaint आई है, that to appear before him, कि भाई मेरे कल सुबह 9 बजे आपको थाने में आना, to appear before him or at such other place as may be specified in the notice। तो थाने में भी बुला सकता है, किसी और प्लेस पे भी बुला सकता है, जैसे होता है ना पुलिस लाइंस में बुला लेते हैं कई बार। और आगे क्या होगा? वेयर सच अ नोटिस इज इशू टू एनी पर्सन, जब वो नोटिस इशू होता है, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ दैट पर्सन टू कंप्लाई विद द नोटिस, उसको जाना पड़ेगा। अगर वो नहीं जाएगा ना नोटिस पे, वो नहीं जाता, दैट मींस ही इज नॉट कोऑपरेटिंग विद द इन्वेस्टिगेशन, वो इन्वेस्टिगेशन में सहयोग नहीं कर रहा है, उसके ऊपर एलिगेशंस आए हैं तो इन्वेस्टिगेट तो करना ही है। अगर वो नहीं जाएगा दैट मींस ही इज नॉट कोऑपरेटिंग, दैट मींस पुलिस उसको अरेस्ट कर लेगी फिर, कि सर ये इन्वेस्टिगेट करने में कोऑपरेट नहीं कर रहा, तो हम इसको अरेस्ट कर लेते हैं फिर। तो यहाँ पर बोला इसकी ड्यूटी है, जाना पड़ेगा। आगे वेयर सच पर्सन कॉम्प्लाइज, जहां पर वो बंदा कॉम्प्लाई करता जाता है, एंड कंटिन्यू टू कॉम्प्लाई विद द नोटिस, जब जब बुलाया जा रहा है वो जा रहा है, ही शैल नॉट बी अरेस्टेड, उसको अरेस्ट नहीं करना है इन रिस्पेक्ट ऑफ द ऑफेंसेस रेफर टू इन द नोटिस। तो नोटिस में जो भी उसके खिलाफ आपने बोला कि तेरे खिलाफ ये एलिगेशन है, तो उसको अरेस्ट नहीं किया जाएगा, फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड, द पुलिस ऑफिसर इज ऑफ द ओपिनियन टू बी अरेस्टेड, तो और टू बी अरेस्टेड। तो मतलब वैसे तो उसको अरेस्ट नहीं करना, पर अनलेस एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? कि अगर पुलिस को लगता है कि आ रहा है, वो कंप्लाई कर रहा है, बट फिर भी पुलिस ऑफिसर को कुछ रीजंस लगते हैं कि सर हमें पूरी इन्फॉर्मेशन है कि सर इसने पूरी तैयारी कर ली है भागने की, तो फिर वहां पर पुलिस ऑफिसर को रीजंस टू रिकॉर्ड करने पड़ेंगे, और भले ही वो कंप्लाई कर भी रहा था, वो आ भी रहा था, तब भी पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकता है। बट वहां पर वो लिखा हुआ है एक्सेप्शनल केस है, फॉर द रीजंस टू बी रिकॉर्डेड बाय पुलिस और इन राइटिंग, जहां पर पुलिस ऑफिसर का ये ओपिनियन है कि सर ही ऑट टू बी अरेस्टेड, इसको अरेस्ट करना चाहिए। या फिर मान लो कि जब उसे इंटेरोगेट कर रहे थे, जब उसको बोल रहे थे तू आ जा, तो वो आ रहा था, उसे इंटेरोगेट करके पुलिस को इन द मीन वाइल 1 हफ्ते बाद 10 दिन बाद ये पता चला कि इसने कोई बड़ा ऑफेंस भी साथ में किया है, जिसकी सजा 7 साल से ज्यादा है, तो उस केस में तो फिर जब वो आएगा वहां पर उसको अरेस्ट कर लो, फिर कोई दिक्कत नहीं, वहां पर तो अरेस्ट कर ही सकते हैं। आगे देख लेते हैं फिर, वेयर सच अ पर्सन एट एनी टाइम फेल्स टू कंप्लाई, अगर वो बंदा नोटिस पे नहीं आया विद द टर्म्स ऑफ द नोटिस, जब उसको बुलाया जा रहा है, और इज अनविलिंग टू आइडेंटिफाई हिमसेल्फ, या वो अपने आप की आइडेंटिटी नहीं बता रहा, जब पुलिस ऑफिसर से पूछता तो अपनी आइडेंटिटी बता नहीं बता रहा या आ नहीं रहा, द पुलिस ऑफिसर मे आगे पढ़िए, मे लिखा है अरेस्ट हिम, सीधा यहां से पढ़िए, मे अरेस्ट हिम फॉर द ऑफेंस मेंशन्ड इन द नोटिस। तो अगर वो कंप्लाई नहीं करेगा या अपनी आइडेंटिटी नहीं बताएगा, तो फिर पुलिस ऑफिसर उसको अरेस्ट कर लेगा। बट यहाँ लिखा है सब्जेक्ट टू सच ऑर्डर्स एज मे हैव बीन पास्ड बाय कॉम्पिटेंट कोर्ट इन दिस बिहाफ। तो अगर मान लो उसने पहले एंटीसिपेटरी बेल ले ली हो, ठीक है, अगर उसने कोई पहले एंटीसिपेटरी बेल ले ली हो, कोर्ट के ऑर्डर्स हैं कि इसके खिलाफ कोर्सिव एक्शन नहीं लेना, इसको अरेस्ट नहीं करना, तो उस केस में फिर पुलिस ऑफिसर अरेस्ट नहीं कर सकता, ठीक है। बट अदरवाइज उसको नोटिस उसके साथ कॉम्प्लाई करना पड़ेगा, नहीं कॉम्प्लाई करेगा, देन इन दैट केस पुलिस ऑफिसर उसको अरेस्ट कर सकता है। देन उसके बाद एक नया इसमें ऐड किया, ये पहले नहीं था, ये नया ऐड किया है कि नो अरेस्ट शैल बी मेड विदाउट प्रायर परमिशन ऑफ एन ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ डीएसपी। तो डीएसपी ये परमिशन लिए बगैर अरेस्ट नहीं कर सकते, किसको? इन केस ऑफ एन ऑफेंस व्हिच इज पनिशेबल फॉर इम्प्रिजनमेंट लेस देन 3 इयर्स, ऐसे ऑफेंस जिसकी सजा लेस देन 3 इयर्स है, एंड सच पर्सन इज इनफर्म, इनफर्म मतलब फिजिकली डिसेबल्ड है, और इज अबव द एज ऑफ 60 इयर्स। तो मान लो एक 60 साल से ऊपर के बंदे के ऊपर एफआईआर करवा दी किसी ने, और वो ऑफेंस ऐसा है जिसकी सजा 3 साल से कम है, या फिजिकली डिसेबल्ड बंदे के ऊपर करवा दी, तो अगर उसको अरेस्ट करना है तो उसके लिए कम से कम डीएसपी की पहले परमिशन लेनी पड़ेगी, नहीं तो वो उसको अरेस्ट नहीं कर सकते। मान लो कि उनके पास पुलिस का रीजन है कि सर ये भाग जाएगा, सर इसने पूरी तैयारी कर ली है, तो उस केस में फिर पहले डीएसपी से परमिशन लेनी पड़ेगी, वहां पर सीधा अरेस्ट अभी भी नहीं कर सकते, अभी भी नहीं कर सकते, पहले डीएसपी से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो ये तो हो गए हमारे, जो हमने अरेस्ट की पावर्स पढ़ी और हमने नोटिस की पावर पढ़ी। तो यहाँ पर अब अगर हम क्रुएल्टी की बात करें तो वो पनिशेबल 3 ईयर से है ना, तो इसका मतलब वो क्लॉज जो 35 क्लॉज बी हमने पढ़ा था, क्योंकि वो उसकी प्रेजेंस में तो हो नहीं रहा पुलिस ऑफिसर के, अगर पुलिस ऑफिसर की प्रेजेंस में हो रहा है फिर तो वो सीधे ही अरेस्ट कर लेगा।
अगर उसकी गैर हाजिरी में हो रहा है उसके बैक के पीछे, और अब पुलिस के पास कंप्लेंट आई है कि सर इसने ऐसा किया है और वो रीजनेबल कंप्लेंट है, तो उस केस में अगर रीजनेबल कंप्लेंट आई है और या तो पुलिस को लगता है कि इसने किया है, सम रीजन इज देयर, ठीक है, ही बिलीव्स दैट ही हैज कमिटेड, उस केस में वो अरेस्ट करेगा। या फिर ही बिलीव्स कि ये भाग जाएगा, विटनेस को धमकाएगा, या फिर ये इन्वेस्टिगेशन के लिए इसकी जरूरत है, ये फर्दर ऑफेंस ना कर दे, उन केसेस में अरेस्ट करेगा, अदरवाइज ऑफेंस अरेस्ट नहीं करेगा। अब आप मुझे एक बात बताओ, एक बंदे के ऊपर जिसके ऊपर हस्बैंड के ऊपर क्रुएल्टी का एलिगेशन आया है, या उसके फैमिली मेंबर्स पे क्रुएल्टी का एलिगेशन आया है, तो आपको लगता है कि वो बंदा अपना घर बार छोड़ के भाग जाएगा? क्योंकि उसकी सजा तो ज्यादा से ज्यादा हमने देखी है कितनी, 3 साल ही तो है। तो क्या उसको लगता है कि घर बार छोड़ के ही भाग जाएगा? क्या आपको लगता है कि वो ऑफेंस ऐसा है कि उसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए इसको अरेस्ट करना जरूरी है? भाई क्रुएल्टी का ऑफेंस तो घर की चार दीवारी के अंदर हुआ है ना, वो तो मैट्रिमोनियल ऑफेंस है ना, मैट्रिमोनियल ऑफेंस है। तो उसमें आपको ऐसी क्या इन्वेस्टिगेशन करनी है कि आपको चाकू डिस्कवर करवाना है, आपको वेपन जो है क्राइम, वेपन ऑफ क्राइम वो डिस्कवर करवाना है, आपको उसकी कोई स्टेटमेंट ऐसी लेनी है, भी उसकी इन्वेस्टिगेशन करनी है आपको। इसमें कोई इतना हीनियस ऑफेंस नहीं है कि उसको आप अरेस्ट करके थाने में लेके जाके 3-3 दिन पुलिस रिमांड चाहिए आपको। ये एक मैट्रिमोनियल ऑफेंस है। इसका काम आपका उसको नोटिस दे के अपने थाने में बुला लो, वो आ जाएगा, वो तब भी चल जाएगा। आपको तो इन्वेस्टिगेशन से ही मतलब है ना। तो आपको नहीं लगता कि ये कोई इतना बड़ा ऑफेंस नहीं है? भाई चार दीवारी के अंदर हुआ है, पति पत्नी के बीच में हुआ है, तो अगर आपको इन्वेस्टिगेट करना भी है तो नोटिस देके बुला लो फिर उसको, और उससे इन्वेस्टिगेशन जो करनी है, इंटेरोगेशन जो करनी है कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक तो हमें ये समझ में आया। अब आगे चलते हैं। आगे आगे जो है ना हमारे पास सेक्शन 173 है प्यारे बच्चों। 173 एफआईआर से डील करता है। पहले 154 था, अब 173 है। एफआईआर का सेक्शन देखो क्या कहता है। कहता है एवरी इंफॉर्मेशन, क्या कहता है? एवरी इंफॉर्मेशन। ध्यान से पढ़ो। जो आपने सेक्शन 35 पढ़ा, जो अरेस्ट की पावर की बात करता था, वहां पर लिखा था क्रेडिबल इंफॉर्मेशन। वो वर्ड जो था, इट वॉज क्वालिफाइड बाय द वर्ड इंफॉर्मेशन, वर्ड वॉज क्वालिफाइड बाय द वर्ड क्रेडिबल, विश्वसनीय। कंप्लेंट से पहले रीजनेबल। यहां पर ऐसा कोई वर्ड नहीं लिखा है, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन, रीजनेबल इंफॉर्मेशन, कुछ नहीं लिखा है। तो होता क्या है कि जब पुलिस के पास हम कंप्लेंट लेके जाते हैं तो पुलिस एफआईआर ही नहीं करती। पुलिस कहती है पहले वेरीफाई करेंगे। पुलिस कहती है पहले प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, कि झूठा, आजकल बड़े झूठे केस आते हैं, फ्रिवलेस केस आते हैं, पहले एफआईआर कर लें उसका कोई फायदा नहीं है, पहले हम वेरीफाई करेंगे। तो ऐसा ही हुआ। एक ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का केस आया, लैंडमार्क केस है, 5 जजेस बेंच है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जजमेंट है। उसमें क्या हुआ कि एक 8 साल की या 6 साल की बच्ची थी, वो घर से मतलब खेलते खेलते जो है ना गायब हो गई, किडनैप हो गई, बट किसी ने उठाया ये नहीं पता। उसके पिता ने जाके पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट लिखाई। अब किडनैपिंग कॉग्निजेबल ऑफेंस जो भी उसने लिखवाया जाके, पुलिस जो है कंप्लेंट ले ली, एफआईआर ही नहीं लिख रही। इतना बड़ा कॉग्निजेबल ऑफेंस हो गया, एफआईआर ही नहीं लिख रही। पुलिस कहती देखते हैं, करते हैं। वो बंदा फाइनली, जो उसका फादर था लड़की का, वो एसएसपी के पास जाता है, एसएसपी को जाके अपनी कंप्लेंट देता है कि सर एफआईआर नहीं कर रहे, 3 दिन हो गए हैं। वो एसएसपी ने नीचे जो है ऑर्डर कर दिया, फिर भी एफआईआर नहीं लिखी। और पुलिस वाले कह रहे हैं पैसे लेके आ फिर तेरी एफआईआर लिखेंगे, पैसे दे फिर तेरी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। फिर उसने रिट पिटीशन फाइल करी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, आर्टिकल 32 में, हेबियस कॉर्पस की रिट। हेबियस कॉर्पस, जब किसी बंदे को अनलॉफुली कोई बंदा डिटेन कर ले या ले जाए, है ना, अनलॉफुली, इलीगली, तो हेबियस कॉर्पस की रिट लगती है। तो हेबियस कॉर्पस की उसने रिट लगाई कि सर मेरी बेटी को ऐसे ऐसे वो गायब हो गई है, कोई उठा के ले गया, और पुलिस वाले जो है एफआईआर नहीं करते। फिर वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस लिखी। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि एफआईआर करना मैंडेटरी है, ऑब्लिगेटरी है पुलिस ऑफिसर के ऊपर या नहीं। तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने समझाया कि जब हम एफआईआर का सेक्शन पढ़ते हैं तो यहाँ पर वर्ड लिखा है एवरी इंफॉर्मेशन। यहाँ पर वर्ड ये नहीं लिखा है क्रेडिबल इंफॉर्मेशन, रीजनेबल इंफॉर्मेशन। क्योंकि पुलिस के पास हमेशा ये बहाना होता था, जब सुप्रीम कोर्ट उनसे पूछता था कि भाई एफआईआर क्यों नहीं रिकॉर्ड कर रहे जब कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, तो वो ये कह रहे थे कि सर ड्यूटी केस बहुत आते हैं सर, पहले वेरीफाई करना बहुत जरूरी है सर। सर पहले वेरीफाई करेंगे, 6 दिन वेरीफाई करते रहो, 10 दिन वेरीफाई करते रहो आप। तो वहां पर फिर सुप्रीम कोर्ट ने समझाया उनको लॉ। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि यहाँ पर कहाँ लिखा है रीजनेबल इंफॉर्मेशन, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन? यहाँ लिखा है कि अगर आपके पास इंफॉर्मेशन आ गई, अब वो चाहे झूठी है चाहे सच्ची है, आपको पहले एफआईआर लिखनी है। एफआईआर इज द फर्स्ट स्टेप टू मूव द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इनटू मोशन। क्रिमिनल जस्टिस, किसी के साथ क्राइम हुआ है तो उसको न्याय चाहिए, तो न्याय देने के लिए पहला स्टेप है कि एफआईआर लॉन्च हो। आप एफआईआर ही नहीं लॉन्च करते, आप बैठे रहते हो ये बात कहने के पहले हम वेरीफाई करेंगे, पहले हम ऐसा करेंगे।
जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इसको कंपेयर किया अरेस्ट के सेक्शन से। पुलिस ने बोला कि जैसे एफआईआर होती है आप मुंह उठा के अरेस्ट कर लेते हो, वहां पर आपको साफ साफ बताया है कि अगर रीजनेबल इंफॉर्मेशन है, अगर क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है, तब अरेस्ट करना है। ऐसे नहीं कि बस एफआईआर हुई तो सीधा जाके अरेस्ट कर लिया किसी को भी। अरेस्ट करने से आर्टिकल 21 वायलेट होता है उस बंदे का, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, उसकी फ्रीडम का टेल होती है। उसके ऊपर एलिगेशन मैं लगा दूं, आज किसी के ऊपर एलिगेशन लगा के एफआईआर करवा लूं, मान लो मेरी जान पहचान है, मैंने एफआईआर करवा दी, उसके बाद आप सीधे ही जाके अरेस्ट कर लो। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि वहां पर वर्ड्स लिखे हैं रीजनेबल, क्रेडिबल, रीजनेबल, और मोर ओवर वहां पर कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़े तब जाके अरेस्ट करना आपने। बट यहाँ पर एफआईआर के केस में कुछ नहीं लिखा, तो इसका मतलब आपकी ये ऑब्लिगेशन है, आपकी ये ड्यूटी है कि अगर आपके पास कॉग्निजेबल ऑफेंस की इंफॉर्मेशन आती है तो आपको एफआईआर रिकॉर्ड करनी है। पहले एफआईआर रिकॉर्ड करके अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करनी है। पढ़िए, एवरी इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द कमीशन ऑफ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, अगर एक कॉग्निजेबल ऑफेंस की जानकारी पुलिस स्टेशन में आई है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द एरिया वेयर द ऑफेंस इज कमिटेड, वो जिस मर्जी एरिया में ऑफेंस हुआ हो। वैसे नॉर्मली मैं आपको बताऊं कि जब आप एफआईआर लिखवाने जाते हो ना, तो वो कहते हैं कि कहाँ हुआ था ऑफेंस। वो अगर मॉडल टाउन एरिया में गए हो तो वो बोलेंगे सर हमारा तो जी सिविल लाइन में हुआ था, तो वो बोलेंगे सिविल लाइन थाने में जाओ, हमारी जुरिस्डिक्शन नहीं बनती, सिविल लाइन थाने में जाओ। तो ऐसा क्या होता था कि जब बंदा किसी के साथ मान लो कोई लुट खो हो गई, वो बाइक पे जा रहा था किसी एक जगह पे, रास्ते में मान लो किसी एक प्लेस पे जाके उसके साथ स्नैचिंग हो गई जी, तो उस केस में वो बंदा जब लिखवाने जाता था रिपोर्ट, तो वो उसको कह देते थे हमारी जुरिस्डिक्शन नहीं है, उस थाने की है, उस थाने में जाओ, तो वो कहते हमारी नहीं है, उधर जाओ। वो बंदा पागल हो जाता था। तो फिर इसी बंदे में मतलब वो लिखते ही नहीं थे कि उधर जाओ हमारी जुरिस्डिक्शन नहीं है, उधर जाओ हमारी जुरिस्डिक्शन नहीं है। तो अब नए लॉ के अंदर उन्होंने ये कर दिया है कि चाहे जिस मर्जी एरिया में हुआ हो, जिस मर्जी थाने में आप चले जाओ, अब उनको वो लिखनी ही पड़ेगी। इसको बोलते हैं जीरो नंबर एफआईआर, जीरो नंबर एफआईआर बोलते हैं इसे, जीरो नंबर एफआईआर। अब पुलिस वाले ये नहीं कह सकते कि किस एरिया में हुई है, हमारे एरिया में नहीं हुई, क्योंकि यहाँ लिखा है इररिस्पेक्टिव ऑफ द एरिया वेयर द ऑफेंस इज कमिटेड, कोई फर्क नहीं पड़ता। जीरो नंबर एफआईआर उनको लिखनी पड़ेगी। जीरो नंबर एफआईआर मतलब एफआईआर लिख लेंगे, उसको नंबरिंग नहीं देंगे। नंबरिंग इसलिए नहीं देंगे क्योंकि उनको लगता है कि हमारी जुरिस्डिक्शन में तो है नहीं, तो वो उसको लिख के जिस थाने की जुरिस्डिक्शन पड़ती है उसको भेज देंगे, वो थाना वहां पर उसको नंबरिंग देंगे, एफआईआर नंबर जिसको हम बोलते हैं। तो उनको जीरो नंबर एफआईआर लिखनी पड़ेगी, चाहे जो मर्जी हो जाए। तो एवरी इंफॉर्मेशन जहां पर कॉग्निजेबल ऑफेंस आता है मे बी गिवन ओरली, वो इंफॉर्मेशन ओरली दी जा सकती है, और बाय इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, ये नया ऐड हो गया जी। अब आप एफआईआर ईमेल के थ्रू भी लिखवा सकते हो, ओरली और बाय इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन टू एन ऑफिसर इन चार्ज, मतलब एसएचओ को अगर ये इंफॉर्मेशन आती है, ठीक है, अगर इंफॉर्मेशन आती है, अगर ओरली आई है तो वो एसएचओ उसको राइटिंग में रिड्यूस करेगा, ठीक है, मुंशी को बोलेगा कि लिख इनकी रिपोर्ट, और अंडर इज डायरेक्शन टू बी एंड बी रेड, लिख के उसको पढ़ के सुनाया जाएगा इन्फॉर्मेंट को कि आपने ये लिखवाया है। एंड एवरी सच इन्फॉर्मेशन वेदर इन राइटिंग, अगर राइटिंग में दी है आपने कंप्लेंट और रिड्यूस इनटू राइटिंग अपोजिट, तो उसको साइन करवाएगा। तो अगर आप राइटिंग में लेके गए हो, उसको लिखेगा अपनी रिपोर्ट के अंदर, ठीक है, जो एफआईआर डायरी के अंदर, एफआईआर डायरी के अंदर लिखकर उसको आपके साइन करवाए जाएंगे। और अगर ओरली दिए तो ओरली भी उसको राइटिंग में लिख के आपके साइन करवाए जाएंगे, आपको पढ़ के सुनाया जाएगा पहले। देन उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से आई है, तो फिर इट शैल बी टेकन ऑन रिकॉर्ड बाय हिम, तो इलेक्ट्रॉनिक ईमेल के थ्रू आई है, उसको भी रिकॉर्ड पे लेना पड़ेगा और आपके साइन उस पर भी चाहिए विद इन 3 डेज। तो ईमेल के थ्रू भेज तो दो, बट विद इन 3 डेज वहां पर जाके फिर आपको साइन करने पड़ेंगे। देन आगे इस केस में लिखा है कि शेल वर्ड यहाँ पर कहाँ लिखा है, मैंने शायद पूरा सेक्शन ही नहीं लिखा, पूरा सेक्शन यहाँ पर ये देखो लिखा है, आगे लिखा है इट शैल बी टेकन ऑन रिकॉर्ड, शैल लिखा है ना वर्ड, शैल, तो भाई वो रिकॉर्ड पे लेनी पड़ेगी, शैल है, ड्यूटी है, ऑब्लिगेशन है। तो यहां पर हमें पता चलता है कि भाई ये ऑब्लिगेशन है। अब हुआ क्या, जो ललिता कुमारी का केस आया था, ललिता कुमारी के केस के अंदर ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2012 या 2013 का है, 2013 का केस है, और 5 जजेस हैं, पी सत्था शिवम, बी एस चौहान, रंजना प्रकाश देसाई, रंजन गोगोई एंड एस ए बोबड़े, ठीक है। इसमें मैंने टाइमलाइन भी बता रखी है कि 6 ईयर ओल्ड गर्ल है, वो मिसिंग हो गई थी और वो रिपोर्ट लिखवाने गए, वो लिखी नहीं उन्होंने, फाइनली फिर पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर बोला कि एफआईआर एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है क्रिमिनल लॉ को मोशन में लेके आने के लिए। तो जब एक बंदा आपके पास इंफॉर्मेशन लेके आता है, अगर आप उसकी एफआईआर नहीं लिखोगे, तो इट विल एम्बोल्डन द क्रिमिनल्स, क्रिमिनल्स को और हौसला मिलेगा कि हम जो मर्जी करें, हमारे खिलाफ एफआईआर तो होती नहीं। और इट विल व्हाट इट विल स्टार्ट एनार्की
और यू कैन से एनार्की विल प्रिवेल इन द सोसाइटी। एनार्की मतलब लॉलेसनेस, तो इसलिए लिखनी जरूरी है। दिस केस वाज डेल्ट विद सेक्शन 154 सीआरपीसी, ये सब मैंने आपको बताया। अब आप एक चीज सुनिए यहाँ पर कि अब यहाँ पर पुलिस ने ललिता कुमारी में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल दिया कि एफआईआर लिखनी मैंडेटरी है। अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस की इंफॉर्मेशन है तो एफआईआर लिखनी है। अब वेरिफिकेशन है, प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन आप बाद में करना, जो करना है पहले एफआईआर लिखो। बट यहीं पे ललिता कुमारी के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि कुछ केसेस ऐसे हैं जहां पर आप पहले प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन कर लो, कुछ केसेस। और उन कुछ केसेस का कोर्ट ने यहाँ पर बताया कि कौन से केसेस हैं कि पहले एफआईआर नहीं लिखनी है, पहले आप प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन कर लो। तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वो केसेस हैं यहाँ पर, अगर आपको मैं दिखाऊं तो देखिए जरा यहाँ से। तो यहाँ पर लिखा है कोर्ट क्लैरिफाइड दैट, सीआरपीसी में तो नहीं लिखा है कि पहले प्रीलिमिनरी इंक्वायरी करनी है, बट एक्सेप्शन है कि जहां पर आपको पहले प्रीलिमिनरी इंक्वायरी करनी है पुलिस को, पहले सीधे एफआईआर नहीं लिखनी है। वो कौन से केसेस हैं? मेडिकल नेग्लिजेंस, जब डॉक्टर के ऊपर केस आ गया कि डॉक्टर ने जी किसी को ऑपरेशन किया था, मार दिया, वहां पर सीधा एफआईआर नहीं करनी, पहले प्रीलिमिनरी इंक्वायरी करो। देन उसके बाद अगर किसी बंदे के ऊपर करप्शन का, पुलिस ऑफिसर के ऊपर या किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल के ऊपर करप्शन का एलिगेशन आया, तो पहले प्रीलिमिनरी करो। देन यहाँ पर ध्यान से पढ़िए, ये क्या लिखा है? मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स तो और कमर्शियल ऑफेंसेस। तो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट के अंदर भी कोर्ट ने बोल दिया कि पहले आप एफआईआर नहीं करोगे, पहले आप, क्योंकि मैट्रिमोनियल में एलिगेशंस लगते हैं, झूठे केसेस भी आते हैं, तो पहले प्रीलिमिनरी इंक्वायरी कर लो, उसके बाद एफआईआर रिकॉर्ड करना है आपको। तो ललिता कुमारी के अंदर कुछ एक्सेप्शंस भी कोर्ट ने दे दी थी कि इन केसेस में आप प्रीलिमिनरी इंक्वायरी करो। और प्रीलिमिनरी इंक्वायरी का टाइम भी दे दिया कोर्ट ने, 15 दिन के अंदर अंदर करनी है। देखो लिखा है 15 डेज, 15 डेज के अंदर प्रीलिमिनरी इंक्वायरी करो और फाइनली डिसाइड करो कि भाई आपको एफआईआर अगर बनती है तो करो, नहीं बनती तो कंप्लेनेंट को बताओ कि हम क्यों नहीं कर रहे, उसको रीजन दो कि हम आपकी एफआईआर क्यों नहीं कर रहे, ताकि वो कंप्लेनेंट कोर्ट में जाके जो है मजिस्ट्रेट साहब के सामने कंप्लेंट करेगा फिर वो। तो ये हमने ये पढ़ा जी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट हमारा केस है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लैंडमार्क केस है, अवनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2014। बहुत ही लैंडमार्क केस, सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसके अंदर गाइडलाइंस दी है। इसके अंदर ना एक लेडी ने 498 की क्रुएल्टी का जो है एलिगेशन लगाए थे हस्बैंड के ऊपर, उसकी फैमिली के ऊपर। और सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में बोला कि 498 का बहुत ज्यादा मिसयूज हो रहा है, और मिसयूज हो रहा है, और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें गाइडलाइंस दी है। गाइडलाइंस क्या दी है आप देखिए जरा, गाइडलाइंस क्या है। देखिए अवनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, और गाइडलाइंस क्या है देखिए आप जरा, मैंने यहाँ पर मार्क की हुई है। देखो, इट वाज हेल्ड allowing the appeal, the court held there is a phenomenal increase in the matrimonial dispute in the recent years, कि matrimonial dispute बहुत बढ़ गए हैं। arrest brings humiliation, arrest से क्या आता है? humiliation, बदनामी होती है, पुलिस अरेस्ट कर लेती है आके। it curtails the freedom and it gives scars forever, निशान रह जाते हैं हमेशा। the need for the caution in exercising the drastic power, अरेस्ट की पावर जो पुलिस के पास है, इसको कॉशन के साथ एक्सरसाइज करना है। एंड हैज बीन एम्फसाइज्ड टाइम एंड अगेन, कहते बार बार हम पुलिस को बोलते हैं कि भाई अरेस्ट हर बार नहीं करना है, बट हैज नॉट यील्डेड डिजायर्ड रिजल्ट, बट उसे आया नहीं। अब देखो जिसको मैंने अंडरलाइन किया उसके ऊपर ज्यादा ध्यान दो। द एटीट्यूड टू अरेस्ट फर्स्ट, पुलिस का एटीट्यूड क्या है कि पहले अरेस्ट कर लो एंड देन प्रोसीड विद द अरेस्ट, बाकी बाद में देखेंगे। अब झूठी एफआईआर है, सब कुछ है, आप पहले सीधा अरेस्ट करने चले गए, जबकि अरेस्ट के सेक्शन में क्या लिखा था? क्रेडिबल इंफॉर्मेशन, रीजनेबल सस्पिशन, यही था ना। तो यहाँ पर एटीट्यूड टू अरेस्ट फर्स्ट एंड देन प्रोसीड विद द अरेस्ट इज डेस्पिकेबल, डेस्पिकेबल मतलब क्रिटिसाइज करता कोर्ट उसको। इट हैज बिकम हैंडी टूल टू द पुलिस ऑफिसर, जिन पुलिस ऑफिसर के पास सेंसिटिविटी नहीं है एंड वो सीधे ही जाके अरेस्ट कर लेते हैं। नो अरेस्ट शुड बी मेड, पुलिस सुप्रीम कोर्ट कह रहा है नो अरेस्ट शुड बी मेड ओनली बिकॉज द ऑफेंस इज नॉन बेलेबल एंड कॉग्निजेबल। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि जस्ट कॉग्निजेबल ऑफेंस की अगर आपके पास एफआईआर आ गई है तो अरेस्ट करना जरूरी थोड़ी है। एंड देयरफॉर लॉफुल फॉर द पुलिस ऑफिसर टू अरेस्ट, कि जस्ट बिकॉज आपने सेक्शन पढ़ा है, अभी 35 पढ़ के हम आए हैं कि अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो अरेस्ट कर सकता है विदाउट वारंट। तो कोर्ट ने बोला ठीक है, कॉग्निजेबल ऑफेंस आया तो अरेस्ट करना जरूरी नहीं है। ध्यान से पढ़ो, ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है। द पावर टू द एग्जिस्टेंस ऑफ द पावर टू अरेस्ट इज वन थिंग एंड द जस्टिफिकेशन ऑफ द पावर इज अनदर थिंग। पावर पुलिस के पास है अरेस्ट करने की, बट उसको एक्सरसाइज करनी है या नहीं करनी वो एक अलग बात है। अरेस्ट कब करना है? जब आप ये सेटिस्फाई हो जाओ कि वो भाग जाएगा, विटनेस को धमकाएगा, वो अगर आपके पास जस्टिफिकेशन है तब करना है। नो डाउट आपको पावर तो दी हुई है, बट यू हैव टू एक्सरसाइज इट इन अ जस्टिफाइड वे, आर्बिट्री नहीं कि बस पहले अरेस्ट कर लो बाकी बाद में देखेंगे, ऐसा नहीं करना। तो आगे लिखा है रीजंस, ये सब देने पड़ेंगे आगे देखिए। यहाँ पर लिखा है
सेक्शन 41 जो पहले सीआरपीसी में था, अब सेक्शन 35 है, मेक्स इट एविडेंट दैट अ पर्सन एक्यूज्ड ऑफ द ऑफेंस पनिशेबल विद imprisonment फॉर अ टर्म व्हिच मे बी लेस देन 7 years और व्हिच मे एक्सटेंड टू 7 years कैन नॉट बी अरेस्टेड बाय द पुलिस ऑफिसर ओनली ऑन इट्स सेटिस्फेक्शन दैट अ पर्सन हैज कमिटेड द ऑफेंस। कह रहे हैं कि बस उसको ये सेटिस्फेक्शन हो गया कि इसने किया है, आप उसको अभी भी अरेस्ट नहीं कर सकते। अपार्ट फ्रॉम ये सेटिस्फेक्शन के अलावा आपको ये भी देखना पड़ेगा, पुलिस ऑफिसर को ये सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि वो भाग तो नहीं जाएगा, वो फर्दर ऑफेंस तो नहीं करेगा, वो विटनेस को धमकाएगा तो नहीं। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि ये सेटिस्फेक्शन के अलावा ये वाली भी सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए, आपको रीजंस लिखने पड़ेंगे। अगर ये है तो अरेस्ट करना है। तो सुप्रीम कोर्ट समझा रहे हैं कि कब कब अरेस्ट करना है, कब नहीं करना। आगे सुप्रीम कोर्ट कह रहा है that law mandates the police officer to state the facts and record the reasons in writing which led him to come to the conclusion। तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आप इस कंक्लूजन पे कैसे आए कि ये भाग जाएगा, ये फर्दर ऑफेंस करेगा, कैसे आए आपको ये बताना है। लॉ फर्दर रिक्वायर्स द पुलिस ऑफिसर टू रिकॉर्ड द रीजंस इन राइटिंग फॉर नॉट मेकिंग द अरेस्ट। और अगर वो अरेस्ट नहीं भी कर रहा तब भी रीजंस लिखने पड़ेंगे। देन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि जो आप रीजंस लिखोगे वो आप मैकेनिकली नहीं लिख सकते कि मैकेनिकली रिप्रोड्यूस कर दो बस कि सर आई थिंक दैट ही विल कमिट फर्दर ऑफेंस, सर आई थिंक ही विल एब्सकॉन्ड, ये भाग जाएगा। नहीं, मैकेनिकली नहीं लिखना है आपको, यू हैव टू गिव सम टेंजिबल रीजंस कि व्हाई डू यू थिंक। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि जब आप अरेस्ट कर लेते हो तो आर्टिकल 22 क्लॉज 2 भी है, हमारा फंडामेंटल राइट है, जो कहता है कि 24 आवर्स के अंदर मैजिस्ट्रेट के पास प्रोड्यूस करना होता है। तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जब मैजिस्ट्रेट के सामने इसको प्रोड्यूस करना है, देखो सेक्शन 58 बताया था ना बीएनएसएस का, पुराना सेक्शन 57 था, तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि इन मैनी केसेस डिटेंशन इज ऑथराइज्ड। अब जब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है जब मैजिस्ट्रेट के सामने उसको पेश करते हैं 24 घंटे के अंदर, तो मैजिस्ट्रेट साहब भी नहीं देखते कि पुलिस ने अपनी पावर जस्टिफाइड वे में एक्सरसाइज की है या नहीं की। मैजिस्ट्रेट साहब के जब पेश कर रहे हैं तो मैजिस्ट्रेट साहब को ये सारी चीजें देखनी चाहिए, उसके रीजंस पढ़ने चाहिए कि क्या वाकई ये जरूरत थी अरेस्ट करने की या नहीं करनी थी। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि मैजिस्ट्रेट भी डिटेंशन ऑथराइज करता था रूटीन मैनर में, कैजुअल मैनर में, कि ठीक है पुलिस रिमांड पे ले जाओ, जेल में डाल दो। मैजिस्ट्रेट साहब की भी गलती है यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखा बिफोर द मैजिस्ट्रेट ऑथराइज हिज डिटेंशन। तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि जब मैजिस्ट्रेट फर्दर डिटेंशन देगा, पुलिस कस्टडी या वगैरह, तो ही हैज टू फर्स्ट, मैजिस्ट्रेट के ऊपर ड्यूटी लगा रहे हैं कि पहले सेटिस्फाई करना है दैट द अरेस्ट इज लीगल, पहले चेक करो कि लीगल है अरेस्ट, उसको जस्टिफाइड था अरेस्ट करना या नहीं करना, एंड इन अकॉर्डेंस विद द लॉ एंड ऑल द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स ऑफ द पर्सन अरेस्टेड इज सेटिस्फाइड। ये चेक करना पड़ेगा एंड रीजन चेक करने पड़ेंगे, मैजिस्ट्रेट साहब को ये सेटिस्फेक्शन करनी पड़ेगी। द मैजिस्ट्रेट बिफोर ऑथराइजिंग द डिटेंशन, और अगर मैजिस्ट्रेट साहब को लगता है कि हाँ सर अरेस्ट करना जरूरी था और फर्दर डिटेंशन में भेज रहा हूँ, तो मैजिस्ट्रेट साहब को अपने भी रीजंस रिकॉर्ड करने हैं कि मुझे क्यों लगता है कि इसको फर्दर डिटेंशन में डालना चाहिए। तो मैजिस्ट्रेट साहब के ऊपर भी ड्यूटी लगा दी है कि आपको भी रिकॉर्ड करने पड़ेंगे रीजंस कि आपको क्यों लगता है। अगर मैजिस्ट्रेट साहब ने रीजंस नहीं रिकॉर्ड करे तो मैजिस्ट्रेट साहब के ऊपर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी, जज साहब के ऊपर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होगी। और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने अनिश कुमार में साफ साफ बोला है। देन सुप्रीम कोर्ट ने अनिश कुमार में बोला कि 41A का यूज करो। वही 498 के ऑफेंस में आप उसको नोटिस देके बुला लो ना, आपको अरेस्ट करने को किसने बोला उसको? अगर आपको लगता है कि नहीं भागेगा तो आप उसको बुला लो नोटिस देके। देन फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने 498A के लिए भी बोला, और सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर किया कि जो ये हम गाइडलाइंस दे रहे हैं ये सिर्फ 498A के लिए नहीं है, ये कोई भी ऐसा ऑफेंस जो 7 साल या 7 साल से कम है, जहां पर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, उसको अरेस्ट नहीं करना आपने। और मैजिस्ट्रेट के ऊपर भी ड्यूटी लगाई है कि भी आपकी भी ये ड्यूटी है, नहीं तो फिर आपके ऊपर भी डिपार्टमेंटल एक्शन लेंगे हम। और लास्ट में आप देख सकते हैं कि पुलिस के ऊपर जो गाइडलाइंस दी हैं वो गाइडलाइंस कौन सी हैं, वो देखो आप ध्यान से पढ़ो गाइडलाइंस। देखो ये गाइडलाइंस दी हैं, बोला है टू एंश्योर दैट पुलिस ऑफिसर डू नॉट अरेस्ट द अक्यूज अननेसेसरली एंड मैजिस्ट्रेट डू नॉट ऑथराइज द डिटेंशन कैजुअली एंड मैकेनिकली। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये गाइडलाइंस लिखी हैं, देखिए आप क्या बोला है, ऑल द स्टेट गवर्नमेंट टू इंस्ट्रक्ट द पुलिस ऑफिसर, सारे स्टेट गवर्नमेंट जो पुलिस ऑफिसर को इंस्ट्रक्ट करेंगी नॉट टू ऑटोमेटिकली अरेस्ट व्हेन अ केस अंडर सेक्शन 498 आईपीसी इज रजिस्टर्ड। जब क्रुएल्टी का केस आता है तो ऑटोमेटिकली अरेस्ट नहीं करना है, बट टू सेटिस्फाई देमसेल्फ अबाउट द नेसेसिटी ऑफ अरेस्ट, तो पुलिस ऑफिसर को पहले सेटिस्फाई करना है कि अरेस्ट करना भी है या नहीं करना। ऑल पुलिस ऑफिसर भी प्रोवाइडेड विद अ चेकलिस्ट, पुलिस ऑफिसर्स को ज्यादा पता नहीं चलता, इनको बार बार बोलते रहो तब भी इनको नहीं पता चलता, तो इनके हाथ में एक चेकलिस्ट पकड़ाओ, चेकलिस्ट में वो जो पूरा सेक्शन लिखा हुआ है वो बताओ, और वो टिक लगाएंगे कि हाँ ये सारे पूरे हो रहे हैं, और फाइनली अपना रीजंस भी रिकॉर्ड करेंगे। देन द पुलिस ऑफिसर शैल फॉरवर्ड द चेकलिस्ट, पुलिस ऑफिसर चेकलिस्ट फॉरवर्ड करेगा
ठीक है, और जिसमें वो अपने सारे रीजंस लिखेगा। वो किसको फॉरवर्ड करेगा? मैजिस्ट्रेट साहब को, ताकि मैजिस्ट्रेट साहब सेटिस्फाई हो कि वाकई इसने अरेस्ट जो किया है इसमें जरूरत थी या नहीं। द मैजिस्ट्रेट विल ऑथराइज द डिटेंशन। फिर मैजिस्ट्रेट साहब आगे जब ऑथराइज करें डिटेंशन को, तो पहले पुलिस की रिपोर्ट पढ़ने के बाद फिर अपनी रिकॉर्ड करेंगे सेटिस्फेक्शन, अपने रीजन रिकॉर्ड करेंगे, और फिर वो आगे फर्दर डिटेंशन में उसको डालेंगे। द डिसीजन इज नॉट टू अरेस्ट एन अक्यूज। जब वो अरेस्ट नहीं करते, तो वहां पर जब पुलिस ऑफिसर ने बोला कि मैं इसको अरेस्ट नहीं करूंगा, तो वहां पर भी रीजंस लिखने पड़ेंगे। तो वो कह रहे हैं वो रीजंस भी मैजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड करने विद इन 2 वीक्स। 2 वीक्स के अंदर वो भी रीजंस फॉरवर्ड करने कि क्यों अरेस्ट नहीं किया है। नोटिस ऑफ अपियरेंस 41A का नोटिस जो है, अगर आप अरेस्ट नहीं कर रहे हो उसको, तो 2 वीक्स के अंदर उसको नोटिस देके अपने पास बुला के इन्वेस्टिगेशन आप स्टार्ट करिए। फेलियर टू कंप्लाई विद द डायरेक्शन, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर किसी पुलिस ऑफिसर ने ये अरनेश कुमार की गाइडलाइंस को नहीं फॉलो किया, तो उसके ऊपर डिपार्टमेंटल एक्शन एंड कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगेगा। तो इसका मतलब अगर आज एक थाने के अंदर 498 का आ गई, एक FIR आ गई, तो वहां पर अगर पुलिस ऑफिसर बिना कुछ सेटिस्फाई किए जाके अरेस्ट कर ले हस्बैंड को, या उसके बूढ़े माँ बाप को अरेस्ट कर ले, तो अरनेश कुमार की वायलेशन हो गई। अरनेश कुमार ने तो गाइडलाइंस दे रखी है कि अगर जरूरत है तो करना है, सारे रीजन रिकॉर्ड करने। अगर उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, तो उसके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट और पुलिस ऑफिसर को जेल हो सकती है, और डिपार्टमेंटल एक्शन भी आएगा। ऐसा केस हुआ है अब दिल्ली में, मैंने एक जजमेंट पढ़ी है, विजंता कुमार आर्या की एक जजमेंट है। उसके अंदर एक दिल्ली पुलिस के पुलिस ऑफिसर को कोर्ट ने जो है कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट है, तो वहां पर विजंता कुमार आर्या, पूरी साइटेशन आपके लिए काम की नहीं है, तो उसमें फिर उसको जेल भेजा है क्योंकि उसने सीधा ही अरेस्ट कर लिया था। देन आगे द ऑथराइजिंग डिटेंशन, जो मैजिस्ट्रेट साहब ऑथराइज कर रहे हैं, तो अगर उन्होंने भी अपने रीजन रिकॉर्ड नहीं करे, तो मैजिस्ट्रेट साहब शेल आल्सो बी लायबल फॉर डिपार्टमेंटल एक्शन। मैजिस्ट्रेट साहब के ऊपर भी डिपार्टमेंटल एक्शन लिया जाएगा। और यहाँ पर ये क्लियर कर रहे हैं कि ये जो हम डायरेक्शंस दे रहे हैं, इट इज नॉट ओनली एप्लीकेबल टू 498A, इट इज एप्लीकेबल टू ऑल द केसेस जो 7 साल या 7 साल से कम पनिशेबल हैं। ये अनिश कुमार की जजमेंट है। तो ये हमने क्लियर किया जी कि अब फाइनली शिवांगी बांसल वर्सेस साहिब बांसल का जो केस आया है, अब इसमें सुप्रीम कोर्ट ने फिर यही बात बोली है कि भाई 498 का बहुत ज्यादा मिसयूज हो रहा है। तो अब फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है कि अगर FIR रिकॉर्ड हो गई है, तो पहली बात तो ललिता कुमारी के अंदर बोला था कि FIR रिकॉर्ड करनी, पहले प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन करो। मान लो पुलिस ने प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन कर ली, 15 दिन के अंदर उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करके FIR रिकॉर्ड कर दी। अब FIR रिकॉर्ड करने के बाद अब पुलिस को लगता है कि सर ये भाग जाएगा या ऐसा कुछ करेगा, अब कुछ नहीं अरेस्ट कर सकती वो, 2 महीने के लिए पुलिस ऑफिसर कुछ नहीं कर सकते। अब वो 35 के अंदर जाके भी कुछ नहीं कर सकते। मान लो पुलिस ऑफिसर कहता है सर ये विटनेस को धमकाएगा, कुछ नहीं करना, क्योंकि ये शिवांगी बांसल की जजमेंट आ गई है। ये कहती है FIR रिकॉर्ड हो भी गई, उसके बाद 2 महीने के लिए कूलिंग ऑफ पीरियड है। ये कूलिंग ऑफ पीरियड मतलब कि ठंडे हो जाओ, आपस में लड़ाई हुई है, तो सीधा अरेस्ट करोगे तो और काम बिगड़ेगा, और रिश्ते बिगड़ेंगे, और काम खराब होगा, फिर तो डिवोर्स भी होगा उसके बाद। वो तो सिविल मैटर है, अभी तो हम सजा की बात करें, क्रिमिनल मैटर्स की बात करें। तो 2 महीने के अंदर अब कुछ नहीं होने वाला, एंड 2 महीने तक फैमिली वेलफेयर कमेटीज के पास केस जाएगा, ये सुलझाएंगे मसला। ठीक है जी, ये समझाई बात। अब आप देखिए सुप्रीम कोर्ट एंडोर्स द सेफगार्ड्स। ये जो सेफगार्ड थे ना कि 2 महीने तक आपको अरेस्ट नहीं करना है पुलिस को, और ये मतलब हस्बैंड्स को थोड़ा सा सेफगार्ड देने के लिए बचाया, और इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज को भी तो बचाना है, नहीं तो कितने तलाक होंगे हमारी सोसाइटी में। तो ये इलाहाबाद हाईकोर्ट की जजमेंट थी, मुकेश बांसल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, 2022 में आई थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी ये जजमेंट्स पहले 2022 में आई हैं, मुकेश बांसल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में। उन्हीं गाइडलाइंस को सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा रीआइटरेट कर दिया है शिवांगी बांसल के केस में। और देखो यहाँ लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट एंडोर्स द सेफगार्ड्स लेड डाउन बाय द इलाहाबाद हाईकोर्ट। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुकेश बांसल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के केस के अंदर, आप नेम लिखना चाहे तो लिख लीजिए, मुकेश बांसल, मुकेश बांसल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। उसके केस के अंदर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये जो है जज गाइडलाइंस दी थी। क्या क्या गाइडलाइंस दी थी वो हम देखते हैं। द ऑब्जेक्टिव इज टू कर्ब इंक्रीजिंग टेंडेंसी अमंग लिटिगेंट्स टू इम्प्लीकेट द हस्बैंड। ऑब्जेक्टिव क्या था, क्यों ये गाइडलाइंस दी थी, कि जो हस्बैंड को इम्प्लीकेट कर देते हैं और जो झूठे केस फाइल करते हैं। द कोर्ट डायरेक्टेड दैट द गाइडलाइंस बाय द हाई कोर्ट विल बी रिमेन इन इफेक्ट। क्या गाइडलाइंस है आप देखिए जरा। No arrest or police action to nab the accused person shall be made after lodging the FIR. Cooling off period of 2 months from the lodging of the FIR and complaint. And during the 2 months period, family welfare committee के पास मैटर जाएगा. Only those cases which would be transmitted to family welfare cases. अब देखो, अब ना पुलिस बड़ा चालाक होती है, मैं आपको बताता हूँ क्या करती है। अरनेश कुमार की
लिमिटेशन है पुलिस के ऊपर कि पुलिस अरेस्ट नहीं करेगी। अब पुलिस क्या करती है, जब एक लेडी 498 का ऑफेंस लिखवाने आई तो वो कहते हैं आप ऐसे करो, साथ में ना कोई ऐसा ऑफेंस लिखवाओ जिसकी सजा 7 साल से ज्यादा है, ऐड करवा दो कि मेरे साथ क्रुएल्टी भी की है और मेरे साथ ये भी किया है, ताकि अवनेश कुमार फिर लगेगी नहीं ना फिर पुलिस वाले के ऊपर। क्योंकि अगर ऐसा ऑफेंस ऐड हो गया है जिसकी सजा 7 साल या 7 साल से ऊपर है, फिर पुलिस वाले के ऊपर अवनेश कुमार बाइंडिंग नहीं है, फिर तो सीधा अरेस्ट करेगा वो। तो इसी को बाईपास करने के लिए पुलिस बड़ी चालाक है। पुलिस क्या करती है, 377 का लगा देती है साथ। 377 अब हट गया है, पहले था 377 अननेचुरल सेक्स। तो वो वाइफ कहती है कि सर मेरे साथ अननेचुरल सेक्स किया और जबरदस्ती ये सब किया, तो उस केस में मेरे साथ क्रुएल्टी भी की है और ये भी एक तरह की क्रुएल्टी है, अननेचुरल ऑफेंस भी तो क्रुएल्टी है। तो ये जब सेक्शन लग गया, अवनेश कुमार को बाईपास कर दिया। और ऐसा ना, मैंने एक केस देखा था कि पहले तो एफआईआर लॉन्च कर दी पुलिस ने 498 के अंदर, जब देखा कि अब उन्होंने अरेस्ट भी कर लिया, अरेस्ट कर लिया। अब वकील साहब जब बहस होनी थी, वकील साहब गए और वकील साहब जब ये बात कहने लगे थे कि सर अवनेश कुमार की वायलेशन है, कंटेम्प्ट लगना चाहिए, तो वो एक दिन पहले पुलिस ऑफिसर ने एफआईआर के अंदर एक ऑफेंस ऐड कर दिया। पता कौन सा? 377 का। ताकि कल जब कोर्ट में जाएंगे तो फिर वहां पर कंटेम्प्ट से बचने के लिए उसने बोला 377 लगा दो कि सर ये भी ऐड हुआ है जी बाद में, इसलिए सर हमने अरेस्ट कर लिया था। तो अब यहाँ पर ये गाइडलाइंस में बोला है कि अगर ऑफेंस सिर्फ 498 का था कंप्लेंट में, तो फिर फैमिली वेलफेयर कमेटी के पास भेजो। अगर उसके अंदर 307 अटेम्प्ट टू मर्डर है, फिर नहीं लगेगा ये। अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में फिर फैमिली वेलफेयर नहीं आएगी बीच में, सीरियस ऑफेंस साथ में ऐड हो गया है, क्योंकि क्रुएल्टी भी हुई थी और अटेम्प्ट टू मर्डर, मारने की भी बहुत कोशिश की उसको, फिर नहीं। हाँ, अगर इसके साथ कोई ऐसा ऑफेंस है जिसकी सजा 10 साल या 10 साल से कम है, कोई और भी ऐड हो गया साथ, तब भी ये लग जाएगा, तब भी फैमिली वेलफेयर कमेटी के पास जाओगे। बट अगर 307 या ऐसी कोई चीजें लगी, फिर ये नहीं अप्लाई होना। फिर आगे देखो यहाँ पर, आफ्टर लॉजिंग ऑफ द कंप्लेंट ऑफ द एफआईआर नो एक्शन शुड टेक प्लेस विदाउट कंक्लूडिंग द कूलिंग ऑफ पीरियड। 2 महीने के कंक्लूडिंग ऑफ पीरियड तक आपने कोई एक्शन नहीं लेना उसके खिलाफ। एवरी डिस्ट्रिक्ट शैल हैव वन फैमिली वेलफेयर कमेटी, एक होनी चाहिए, ठीक है, जो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस एड के अंदर, इसके अंदर 3 मेंबर्स होंगे, फैमिली वेलफेयर कमेटी के अंदर 3 मेंबर्स। और 3 मेंबर जो हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो हैं और सेशन जज इसको रिव्यू करेंगे कि ये कमेटी अपना काम ठीक से कर रही है नहीं कर रही। इस कमेटी के अंदर कौन कौन हो सकता है? एक यंग मीडिएटर हो सकता है, कोई यंग एडवोकेट हो सकता है इसके अंदर, फैमिली वेलफेयर कमेटी के अंदर कोई यंग एडवोकेट, ठीक है, या फिर जिसने 5 साल की प्रैक्टिस की हो वो हो सकता है, या फिर कोई गवर्नमेंट लॉ कॉलेज का 5th ईयर का स्टूडेंट भी हो सकता है, या फिर एनएलयू का जो स्टूडेंट है 5th ईयर का, वो भी हो सकता है जिसका अच्छा एकेडमिक ट्रैक रिकॉर्ड है, वो इस फैमिली वेलफेयर कमेटी में हो सकता है। देन कोई सोशल वर्कर हो सकता है जिसका क्लीन एंटीसीडेंट्स हो, वो भी हो सकता है। या फिर कोई जुडिशियल ऑफिसर जो रिटायर हो चुके हैं, जज साहब, या जज साहब की वाइफ, जज साहब की वाइफ भी हो सकती है इसके अंदर, इन मैटर्स के अंदर फैमिली वेलफेयर कमेटी के अंदर। द मेंबर्स ऑफ द फैमिली वेलफेयर कमेटी शैल नेवर बी विटनेस। अब जब ये दोनों पार्टीज को बुलाएंगे, इनकी बातें सुनेंगे, तो कल को मान लो इनके बीच में सेटलमेंट नहीं होती है, कहते हैं हम कोर्ट में ही देखेंगे, तो फिर उस केस में ये जो फैमिली वेलफेयर कमेटी के सामने जब दोनों पार्टीज ने जो भी कहा, कुछ भी कहा, ये विटनेस बन के कोर्ट में नहीं आ सकते कि सर इसने मेरे सामने ये कबूल किया है। नहीं, क्योंकि इनका काम है सेटलमेंट कराना। अब दोनों पार्टीज को सेटलमेंट करवानी, तो वो दोनों बातें कुछ बोलते हैं, तो फिर ये कोर्ट में जाके कल को विटनेस बन के नहीं आ सकते कि सर अब मैं विटनेस बनूंगी, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। देन एवरी कंप्लेंट एवरी कंप्लेंट एक बार आप मैसेज डाल दोगे प्लीज मैम को कि मैम 5 मिनट्स तक ज्वाइन करते हैं। एक बार आप में से कोई मैसेज डाल दो, बस मैं 5 मिनट्स में कंक्लूड कर रहा हूँ। तो प्यारे बच्चों, ये आप गाइडलाइंस पढ़ेंगे, ये 2-4 गाइडलाइंस और हैं नीचे तक, ये आप पढ़ लीजिए, ठीक है, इसको पढ़ लीजिए। और फाइनली जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये है जुडिशियल एक्सपेरिमेंटलिज्म वर्सेस द राइट टू जस्टिस। इन्होंने जो ये लिखा है, इन्होंने बोला है भाई, ये ऐसे ऐसे सुप्रीम कोर्ट ने जो ये गाइडलाइंस दी हैं, ये कह रहे हैं गलत है, ये कह रहे हैं ये जजमेंट सही नहीं है, ये कूलिंग ऑफ पीरियड क्यों लगा दिया आपने। इन्होंने बोला है, ये कहते हैं, अगर आप इसको ध्यान से पढ़ोगे, ये कहते हैं कि हस्बैंड को बचाने के लिए आप ये सब कर रहे हो, तो वैसे तो 498 जो है वुमेन की प्रोटेक्शन के लिए आया था, ठीक है, उसका मिसयूज हो रहा है, तो आप ये जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट ने दी है कि 2 मंथ का कूलिंग ऑफ पीरियड है, अरेस्ट नहीं करना, ये गलत है। पता क्यों कह रहे हैं? कहते हैं पहली बात, हस्बैंड के लिए बहुत सारे सेफगार्ड्स हैं। कौन कौन से? कहते हैं पहली बात, ललिता कुमारी जजमेंट है, ललिता कुमारी के अंदर हस्बैंड के ऊपर एफआईआर वैसे भी नहीं होनी है, पहले प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन करो। अगर आपको लगता है कि झूठा है, तो ललिता कुमारी तो पहले ही कहती है कि मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट के अंदर सीधा एफआईआर भी नहीं करनी, पहले उसके अंदर आपको प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन करनी है। अगर आपको लगता है सच है कुछ, तो एफआईआर रिकॉर्ड करो। तो एक सेफगार्ड तो ललिता कुमारी ने दिया था। दूसरा, उन्होंने बोला कि हमारे लॉ अमेंड हुए थे और जो 7 साल वाली डिवीजन क्रिएट की थी, वहां पर भी पुलिस ऑफिसर के ऊपर ये ड्यूटी है कि जब तक रीजनेबल क्रेडिबल इंफॉर्मेशन नहीं आती, आपको अरेस्ट नहीं करना। तो अरेस्ट से बचाने के लिए सेफगार्ड पहले से ही है, यहाँ पर लिखा हुआ है देखो,
और उसके अलावा उन्होंने बोला कि अवनेश कुमार की जजमेंट भी आ गई। अवनेश कुमार की जजमेंट में भी सुप्रीम कोर्ट ने साफ-साफ बोल दिया था कि आपको अरेस्ट मैकेनिकली नहीं करना है। ये भी सेफगार्ड पहले से है हस्बैंड के पास। उन्होंने बोला कि आगे सतेंद्र कुमार अंतिल की भी जजमेंट आ गई कि अगर अरेस्ट कर भी लिया है तो फिर वहां पर सतेंद्र कुमार अंतिल में ये बोला था कि अगर हस्बैंड को अरेस्ट कर लिया है तो फिर जो कोर्ट है उसको बेल दे देनी चाहिए। नॉर्मली है कि बेल दे दो उनको। तो ये सारे सेफगार्ड जब ऑलरेडी उनके पास थे, अब आपने एक एक्स्ट्रा चीज ये लगा दी, एक्स्ट्रा चीज आपने ये लगा दी, एक्स्ट्रा चीज आपने ये लगा दी कि भाई 2 महीने तक अरेस्ट करना ही नहीं है। तो आप वाइफ जो है, जो वाइफ है, वो कहाँ से न्याय लेगी? अगर मान लो उसके साथ सच में जेनुअनली इतना उसके साथ तशद्दुद हो रहा हो, तो वो 2 महीने कूलिंग ऑफ पीरियड बैठे रहोगे? वो जस्टिस के लिए बैठी रहेगी? उसके खिलाफ इतने सारे सेफगार्ड्स ऑलरेडी हैं। ललिता कुमारी जजमेंट है, अवनेश कुमार है, सतेंद्र कुमार अंतिल है, और लॉ भी हमारा अमेंड हुआ था जिसमें 7 साल वाला और बाइफरकेशन कर दिया था कि भी अरेस्ट नहीं करना है। तो फिर ये जो जजमेंट है, ये जिनका ये ऑथर ये है, इन्होंने बोला कि दिस जजमेंट इज नॉट गुड, कि ये 2 इयर्स का कूलिंग ऑफ पीरियड एंड फैमिली वेलफेयर कमेटी दिस इज। और मैं आपको बताऊं, ये ना जो शिवांगी बांसल से पहले सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई थी 2017 में, उसका नाम लिख लो आप, राजेश कुमार शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, 2017 में आई थी। राजेश कुमार शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में सुप्रीम कोर्ट में 2017 में यही बात बोली थी कि फैमिली वेलफेयर कमेटी होनी चाहिए एंड ऑल दैट। बट अगले साल 2018 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट को वापस ले लिया। 3 जज बेंच बैठा और उस जजमेंट का नाम है सोशल एक्शन फोरम फॉर मानव अधिकार। यहां पर आपको मिल जाएगा, देखो आप यहाँ पर देखो कि यहाँ पर ये ऑथर कह रहा है कि राजेश कुमार का जो ये केस आया था, यहाँ पर देखो राजेश कुमार का केस, राजेश कुमार के केस में सुप्रीम कोर्ट ने पहले ये बात पहले भी बोली थी। बट फिर अगले साल मानव अधिकार, सोशल एक्शन फोरम फॉर मानव अधिकार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में 2018 में राजेश कुमार की जजमेंट में फैमिली वेलफेयर कमेटी वाली चीज वापस ले ली, क्योंकि कोर्ट ने बोला कि लॉ के अंदर तो ऐसी बात लिखी नहीं है कि भी फैमिली वेलफेयर कमेटी को भेजो, 2 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड कहाँ लिखा है लॉ के अंदर? ना आईपीसी के अंदर लिखा है, ना कहीं लिखा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सुप्रीम कोर्ट का काम है लॉ बनाना नहीं है, इंटरप्रेट करना है। हम इंटरप्रेट कर सकते हैं, लॉ नहीं बना सकते। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये वापस ले लिया था 2018 में। अब 2025 में शिवांगी बांसल के अंदर वही दोबारा से फैमिली वेलफेयर कमेटी वाला सिस्टम इन्होंने 2 मंथ का कूलिंग ऑफ पीरियड वाला सिस्टम इन्होंने कर दिया है। अब आप में से कोई भी मुझे बताएगा, आप में से जो भी है ऑनलाइन, आप मुझे बताइए प्लीज कि आपके हिसाब से क्या लगता है कि ये अच्छा मेजर है, होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था? जल्दी फटाफट, हाँ यस और नो में जल्दी से अपने रीजन के साथ बताइए, बताइए। तो पायल का आंसर है कि सर अच्छी जजमेंट है सर, ये सेफगार्ड्स होने चाहिए। चलिए ठीक है, मैं अब यहाँ पर क्लास को स्टॉप करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। और आप अब अपनी इंग्लिश की क्लास अटेंड करिए। ठीक है, चलिए बच्चों, बाय, टेक केयर।